अच्छा जी। हमने लास्ट वीक हमने कुछ फंडामेंटल्स की बात की थी कोर्स में। तो पहले तो आप लोग ये बताइए कि आप लोगों को समझ में आई, कोई प्रॉब्लम हुई उसके समझने में, या ऐसा लगा कि ये बहुत टफ है या हार्ड है? कुछ अपना व्यूज शेयर कीजिए। नो मैम। नो मैम, मतलब मैं क्या समझूं कि क्या, कैसा आपको मैम लगा? बेसिक कॉन्सेप्ट था तो वो तो हमें क्लियर हो गया था, आपके उसी टाइम में अंडरस्टैंडिंग हो गई थी हमें। ठीक है। ठीक है, तो आज हम जो स्टार्ट करने लगे हैं, आज हमारा सेकंड वीक है। हमारी एक क्लास जो लास्ट वीक की है वो हम किसी और दिन कंपनसेट कर लेंगे। मैं अपना स्केड्यूल देख के आपको बता दूंगी, इंशाल्लाह उसको भी कंपनसेट हम करने की कोशिश करेंगे। और आज अगर आप अपना लर्निंग प्लान के हिसाब से भी देखें और अगर कोर्स आउटलाइन उठा के देखें, तो हमारा आज का जो वीक है उसमें हम रिस्क मैनेजमेंट के बारे में हम पढ़ेंगे। तो हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं रिस्क मैनेजमेंट के हवाले से। बट बिफोर दैट मैं चाहूँगी कि हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग ज़रा देख लेते हैं कि हमने जो लास्ट वीक जो भी कॉन्सेप्ट देखे थे वो आपको कितने याद हैं। तो कोई बताना चाहेगा हमने क्या क्या पढ़ा था, क्या अंडरस्टैंडिंग बनाई थी लास्ट वीक में? मैम स्टार्ट से बताते जाएं या बेसिक जो 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 आपको मतलब याद है इम्पोर्टेंट पॉइंट जिन पे हाँ, आपने फोकस किया था। आप जो जो याद रह गया वो आप बता दें समराइज वे मैम में। वो बेसिकली ना जो हमने जो बेसिकली जो आपने हमें वो CIA ट्राइड के बारे में ना, जो सबसे इम्पोर्टेंट जो मेरे अपना पॉइंट नाम ऑफ व्यू से। अपना नाम भी बताइए। उमर अख्तर। उमर अख्तर जी, उमर। मैम उसमें जो हमारा CIA ट्राइड था ना, बेसिकली वो हम जब आपसे CIA जो अमेरिकन एजेंसी हम उसका कह रहे थे, तब आपने हमें इसको क्लियर किया था कि बेसिकली ना कॉन्फिडेंशियलिटी, हम्म। इंटेग्रिटी और अवेलेबिलिटी के रिलेटेड है। कि हम्म। बेसिकली हमें कॉन्फिडेंशियलिटी में क्या हमें पॉइंट ऑथेंटिकेशन मिले, कि मतलब पर्सनल एक्सेस हो कि सबको ना एक्सेस मिल रही हो, एंड पॉइंट ऑथेंटिकेशन हो यूजर के हम्म। पास। उसके हम्म। बाद इंटेग्रिटी हो कि मतलब होनेस्टी हो, हमारा मैसेज ना चेंज हो, कि जो हम मैसेज भेजा है वही हमें एज इट इज डिलीवर हो। हम्म। और उसके अलावा अवेलेबिलिटी की, जब भी हमें रिसोर्सेज चाहिए हो ना, तब वो हमें एट दैट टाइम अवेलेबल हो और हमारे लिए एक्सेसिबल भी हो। ठीक है। ठीक है, और फिर कोई? इसी से रिलेटेड आपने हमें डैड ट्राइड के बारे में बताया था। हम्म। वो भी बेसिकली उसमें यही है, डिस्क्लोजर, अल्ट्रेशन और डिनाई। ये बेसिकली CIA ट्राइड से मिलता है सेम, मतलब दोनों का सेम मीनिंग्स है। जैसे डिस्क्लोजर का कि मतलब सिर्फ एंड पॉइंट ऑथेंटिकेशन हो, उसी तरह अल्ट्रेशन इंटेग्रिटी से रिलेटेड है, इसी तरह हम्म। डिनाइल और हमारी अवेलेबिलिटी से रिलेटेड है। ठीक ठीक ठीक। ठीक। अच्छा, अब जो है इसके अलावा, उमर के अलावा कोई बताना चाहे? रहीमुल्ला मौजूद है, बताएं। जन्नत है, जन्नत आप लोगों में से कोई बताए क्या है, आप लोगों की क्या समझ जी में आया? मैडम। जी मैम, इसके अलावा जो हमने पढ़ा था, रहीमुल्ला में बोल रहा हूँ। जी जी। तो टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी कंट्रोल्स हमने पढ़े थे, जिसमें था प्रिवेंटिव कंट्रोल, जो हम रिस्क से बिफोर जो प्रिवेंशन कर लेते हैं। और इसके अलावा प्रोटेक्टिव था। तो प्रोटेक्टिव में हम जो है ना रिस्क को आइडेंटिफाई करते हैं, और फिर उसके इसके डिटेक्शन कर लेते हैं और फिर उसको करेक्ट करते हैं। करेक्टिंग कंट्रोल में वो जब रिस्क जो आ जाते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाते हैं सिक्योरिटी, तो उसको हम करेक्शन उसके कर लेते, तो करेक्टिंग कंट्रोल में आते। इसके अलावा डिटेरेंट कंट्रोल है कि हम उसमें उसकी जो रिस्क आ रहे थे, जो हमारे पास एरर आ रहे थे, उसको हम उसके एक किस्म के हम रोकथाम कर लेते पहले से ही। और इसके अलावा फिजिकल कंट्रोल है, और कंपेंसेटिंग कंट्रोल है। तो उसमें हम इस तरह कर लेते हैं कि कॉस्ट और इसमें उसके हिसाब से हम देखते हैं ना कि हमारे पास जो एसेट हो जिसको हमने कंट्रोल करना है, तो उसको उस पे जो हम उस पे जो कॉस्ट आते हैं, तो हम उसकी जो वैल्यू है उसको भी देखते हैं, और उसके हिसाब से हम उस पे कॉस्ट है। जिस तरह आपने एग्जांपल दिया हुआ था कि अगर एक रूम में हमारा बहुत सिस्टम्स पड़े होते हैं, तो हम फिर गार्ड उधर कर लेते हैं। अगर खाली रूम हो तो हम सिर्फ वो जो लॉक है उससे भी काम चला सकते हैं। जी जन्नत, आपके क्या व्यूज हैं लास्ट रिकैप के हवाले से? क्या याद रहा आपको अब तक? मैडम वो अभी बाहर गई हुई, उसको शायद कोई कॉल आ रही थी। ओके, और कौन है हमारे पास मौजूद इस वक्त?
हेलो। जी, जी। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम ये लास्ट हम लोगों ने जो ब्रीच इम्पैक्ट जो थे नाम भी वो पढ़े थे बताइए आप जिसमें हमें? मेरा नाम इमरान मैम। जी, इमरान। इमरान यूसुफ। तो जी, जी। जी, इमरान। जिसमें आपने ये लास्ट में आप लोग बताया था कि जिसमें फाइनेंशियल रिस्क था, उसके बाद रेपुटेशन थी और उसमें स्ट्रैटेजी रिस्क वगैरह थे। तो हम लोगों ने हुँ, इसको किस तरह से मेंटेन करना और हमें प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में हम लोगों ने इसको किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है और किस तरह से हम लोगों ने इसे मेंटेन करना है। तो ठीक, ये लास्ट में हम लोगों ने ब्रीच इम्पैक्ट्स में ये चीज़ें देखी। ठीक है। अच्छा, एक हमारे पास इस वक़्त पार्टिसिपेंट ने हमें अलग से जॉइन किया है, नूर ने। और ये कौन है ज़रा मुझे बताएँगे? मलिहा, ये डॉक्टर नूर हैं, जी, जो जी। जी जी, Well, वो हाँ बिल्कुल, friend of Dr. Aftab. जी जी, वो फैकल्टी हमारे सीनियर I, फैकल्टी मेंबर I हैं। just helped in arranging this class of cyber security, and I'm grateful to your team for. Please continue with your presentation. I don't want to interfere. ओके। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग डॉक्टर नूर। प्लीज यू नो, अब आप बेशक जितनी देर मर्जी रहें और अटेंड कीजिए प्लीज। जी, आप कंटिन्यू कर लीजिए डॉक्टर मलिहा, आप कंटिन्यू कीजिए प्लीज। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अभी हम देख रहे थे रहीम ने हमसे हमसे जब कंट्रोल्स की बात की, थोड़ी-सी कंट्रोल्स में आगे-पीछे था कि क्लैरिटी उस तरह से नहीं है, तो वो मैं दोबारा उसको करूँगी कि कोशिश करूँगी कि आप लोगों के साथ दोबारा कंट्रोल्स को एक दफ़ा हम देख लेंगे कि क्या है। लेकिन जब रहीम बात कर रहे थे, तो आपने सुना कि वो बार-बार रिस्क की बात कर रहे थे। तो अब रिस्क का जब हमने रिस्क की बात की कि हम प्रिवेंटिव में भी रिस्क देख रहे हैं, हम डिटेक्टिव में भी रिस्क देख रहे हैं, हम करेक्टिव में भी रिस्क देख रहे हैं। हमने ये भी बात करी कि जो कंट्रोल्स हम लगाएँगे तो उसमें हम कॉस्ट का फैक्टर भी देखेंगे और बाकी फैक्टर्स भी देख के हम लगेंगे। और जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर हम सारी चीज़ों में बात कर रहे हैं, वो हम रिस्क की बात कर रहे हैं। तो इसीलिए आपकी जो स्टार्टिंग की ही क्लासों में मैंने जो आपका दूसरी वीक का जो टॉपिक है, वो रिस्क मैनेजमेंट पे है। और अगर मैं वैसे ही आपसे पूछूं सवाल कि एक रिस्क का जब एक वर्ड आता है रिस्क, हम आम जिंदगी में भी इस्तेमाल करते हैं, तो आप लोगों के जहनों में क्या आता है कि रिस्क क्या है? वन बाय वन मुझे आंसर, बहुत ही प्रिसाइज आंसर दीजिएगा। मैम रिस्क कि जैसे वो बिजनेस में भी होता है हम्म। कि कोई भी ऐसी चीज़ के जैसे बिजनेस में कहते हैं कि जब तक हम रिस्क लेते नहीं है, या बेसिकली एक कह लें कि रिस्क अनडिजायर्ड कोई भी इफेक्ट आ जाए कि मतलब हम कोई भी चीज़ कर रहे हैं ना, उसके अंदर मतलब हर चीज़ वो 100% तो सिक्योर नहीं ना होती, अच्छा, कोई जैसे और? इंटरनेट की टर्म्स हाँ, ठीक ठीक, और कोई और आंसर दे, जल्दी जल्दी, क्विकली। मैडम, जो डेंजर को एक्सपोजर होता है ना, उसको रिस्क बोलते हैं, कि कोई सिचुएशन डेंजर में आने का उसको। ठीक है। मैम ये और अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के कोई भी अगर आप चीज़ करते हैं जो आपको मुश्किल लग रही हो या लाइक हो, कोई मतलब हट के हो, कुछ भी चीज़ अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के आप उसे प्लान कर रहे हो, वो रिस्क में आ जाती है। ठीक। जो और रवायती कौन? चीज़ों से मतलब ट्रेडिशनल से और हट के जो होगी। ठीक है, ठीक है, और कोई चीज? जी मैम। और कोई डेफिनेशन देना चाहेगा या कोई और अपना कॉन्सेप्ट देना चाहेगा कि आप क्या समझते हैं रिस्क क्या होता है? जी मैम, बस यही। ठीक है, चलें। जो अनसर्टेनिटी अबाउट इफेक्ट्स होते हैं, कि हमें नहीं पता होता है कि उसका क्या इफेक्ट होता है, तो उसको भी एक रिस्क हम कह सकते हैं। ठीक है, ठीक है। आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रही होंगी बहुत ही कॉमन सी ये डेफिनेशंस हैं जो रिस्क को लेके हम लोग सुन रहे होते हैं, आम ज़िंदगी में भी रिस्क होता है। कोई भी सिचुएशन जो रिप्रेज़ेंट करे डेंजर को, जिससे हम खौफ़ज़दा हों या किसी चीज़ के इंसिडेंट का इम्कान हो किसी भी चीज़ में, उसको हम रिस्क ही कहते हैं। हमारी आम ज़िंदगी में भी रिस्क होता है, जैसे कि आप लोग ये कोर्स पढ़ रहे हैं, अब कोर्स में अगर आप तैयारी ना करें तो आपके फेल हो जाने का भी रिस्क है। ये भी एक रिस्क है ना कि अगर आपने सही प्रिपरेशन नहीं की, तो आप जो है यू मे गेट फेल। तो ये भी आपका एक रिस्क है। इसी तरह से बिज़नेस की किसी ने बात की थी कि बिज़नेस में भी होता है कि लॉस ना आ जाए। हमने अगर एप्रोप्रिएट कंट्रोल इस्तेमाल नहीं किए और हमने तमाम एक्सपोज़र को जो है वो सही नहीं देखा, तो जो है हमें
मुख्तलिफ किस्म के रिस्क जो हैं वो फेस करने पड़ेंगे, जिसकी वजह से लॉस आएंगे। रिस्क के हवाले से हमने इम्पैक्ट्स की लास्ट क्लास में, आपको याद होगा, बात की थी। हमने रेपुटेशनल रिस्क की भी बात की थी, हमने स्ट्रैटेजिक रिस्क की भी बात की थी। हमने जो इम्पैक्ट कहे थे कि कौन कौन से इम्पैक्ट्स हो सकते हैं, स्ट्रैटेजी पे हो सकता है, फाइनेंशियल्स पे हो सकता है हमारे पास जो है। तो इस तरह से रिस्क की बड़ी टाइप हम डिफाइन कर देते हैं। द बॉटम लाइन इज कि व्हाट एग्जैक्टली रिस्क इज। तो कोई भी पोटेंशियल जो कि नेगेटिव इफेक्ट क्रिएट करे, जिसकी वजह से हमें किसी भी तरह का लॉस बेयर करना पड़े, वो बेसिकली रिस्क होता है। ठीक हो गया। अब जब रिस्क को हमने देख लिया कि ये रिस्क की टर्मिनोलॉजी है, टर्म्स किस टर्म्स में होता है, तो हम आगे देखते हैं कि रिस्क की एग्जाम्पल क्या क्या हो सकती हैं, ताकि हम इसको और अच्छे तरीके से कर सकें। मेरी एक कंपनी है और मेरे पास बहुत सारे जो हैं प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं और उसमें सॉफ्टवेयर्स बन रहे हैं और बहुत सारे और दूसरे काम हो रहे हैं। इन बिटवीन मेरा एक प्रोजेक्ट था जो कि बहुत इम्पोर्टेंट था, बहुत क्रिटिकल स्टेज में था, और मेरा जो मेन प्रोग्रामर था उसने जॉब छोड़ दी, वो क्विट कर गया। अब क्या होगा? तो अब रिस्क मेरे पास क्या आएगा? मेरे पास ये रिस्क आएगा कि मेरा जो प्रोजेक्ट है वो प्रॉपर टाइम पे डिलीवर नहीं होगा। जब मेरे प्रॉपर टाइम पे डिलीवर नहीं होगा तो मैं जो मेरा क्लाइंट था वो मुझे टाइम पे पैसे नहीं देगा, या हो सकता है हमारे पास कोई पेनल्टी का एग्रीमेंट साथ में लगा हो कि अगर आप टाइम पे डिलीवरी नहीं करेंगे तो आपको ये पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। तो दैट कुड बी अ थिंग। ठीक है। अच्छा, जी अब मैम। ये एक रिस्क हमने प्रोग्रामर वाला देखा। अब हम ये देखते हैं कि अगर को मेरे पास ये रिस्क था तो हम इसके फैक्टर्स भी देख सकते हैं कि ये एग्जाम्पल थी। हम इसको रेक्टिफाई कैसे कर सकते हैं सिर्फ को, कि अगर मेरा मेन प्रोग्रामर है, हम उससे कोई कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं कि जब तक आप ये प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं करेंगे आप जॉब क्विट नहीं करेंगे। बट एट द सेम टाइम हम उसकी कंपनसेशंस भी देखेंगे कि और क्या क्या हो सकती हैं और क्या क्या जो है वो पॉसिबल सॉल्यूशंस हो सकते हैं इस रिस्क के लिए। तो हम क्या करेंगे, हम उसके साथ एक चीज होती है कि हम रिसोर्स प्लानिंग करते हैं। हम उसके साथ एक शेडो प्रोग्रामर साथ में मेन लगा देंगे कि जो है वो उसका बर्डन संभाल सके, और इन केस ऑफ एनी इंसिडेंट, हो सकता है उससे क्विट ना की हो जॉब लेकिन वो बीमार हो सकता है या उसके साथ कोई और प्रॉब्लम आ सकती है, तो हम साथ साथ ऐसे रिसोर्सेज को प्लान करके रखेंगे कि इन केस ऑफ हिज एब्सेंस वो उस टास्क को परसू कर सके। तो अगर रिस्क होगा तो रिस्क को रेक्टिफाई करने के सॉल्यूशंस भी हमें रखने होंगे। तो ये एक रिस्क था, उस रिस्क के अगेंस्ट साथ साथ मैंने उसका सॉल्यूशन भी रखा, इन केस अगर ऐसा होता है तो फिर हम क्या करेंगे। ठीक हो गया। दूसरा हमारे पास जो मैम एग्जाम्पल, इसमें तो हाँ बेटा बोलिए। इसमें मैम सिंपल ये होगा कि हम लोग फिर अल्टरनेट अपने रिस्क के लिए प्लान करके रखेंगे कि हम लोगों ने किस तरीके से फर्दर कंटिन्यू करता है। बिल्कुल ऐसा ही है, रिस्क मैनेज किया जाता है। हमने पूरी प्लानिंग रखनी होती है कि हर, ये तो अभी हमने आपको एक रिस्क बताया है कि ये एक एग्जांपल दी है, लेकिन व्हेन यू आर डूइंग अ बिजनेस और या व्हेन यू आर डूइंग अ प्रोजेक्ट, तो आपके पास एक रिस्क नहीं होता, आपके पास नंबर ऑफ रिस्क होते हैं। तो जिसका आप पूरा रिस्क रजिस्टर बनाते हैं कि ये वाला रिस्क होगा तो इसके अगेंस्ट हम क्या कर सकते हैं, इसके अगेंस्ट हम कौन सा कंट्रोल लगा सकते हैं। जिन कंट्रोल्स की हम बात कर रहे थे ना उस वक्त, जो हमने पहली क्लास में पढ़ा था कि प्रिवेंटिव भी हो सकते हैं, वो जो है वो डिटेक्टिव भी हो सकते हैं, वो करेक्टिव भी हो सकते हैं। तो वो कंट्रोल कैटेगरी, वो टाइप जो है ना, वो वहीं से उठ के आ रही होगी कि हमने कौन सा कंट्रोल लगाना है कि हम इस रिस्क को अक्कर होने से पहले ही उसको कंट्रोल कर लें। ठीक है। सो फार सो गुड। ओके मैम। ठीक है। अब हमारे पास दूसरी एग्जाम्पल क्या है? हमारे पास दूसरी एग्जाम्पल ये है कि लैक ऑफ कंस्ट्रक्शन मटेरियल such as concrete because of political issue, or such as hostile relationship between two bordering countries in case of construction product। अच्छा, इसमें हमारे पास जो एग्जाम्पल है वो कंस्ट्रक्शन मटेरियल की बात कर रहे हैं। आपने देखा होगा बहुत सारी बड़ी बड़ी जो होती हैं रियल एस्टेट के बिजनेस में कंस्ट्रक्शन चल रही होती हैं, और उनको एक टाइम पे आपने ये भी कहा हो सकता है कि कोई बड़ी डेट है, जैसे अभी हमारे पास 23 मार्च आने वाली है, इस तरह की कोई डेट है और उसमें आपने कोई चीज इनॉग्रेट करनी है। अच्छा, अब यहाँ पे इनॉग्रेट करनी है लेकिन बीच में जो है उससे पहले जो है पॉलिटिकल इश्यूज या
आप जो है वो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की वजह से आपके पास जो है आपका इनसे सामान जो थे वो इम्पोर्ट करवा रहे थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज या किसी और वजह से कोई हमारे पास इन्वायरमेंटल फैक्टर ऐसा आ गया, तूफान आ गया हमारे पास, या कोई और मसले मसाइल की वजह से, कोई इंसिडेंट या हादसा होने की वजह से हम वो नहीं मंगवा पा रहे, तो हमारा जो प्रोजेक्ट था वो जो है वो हॉल्ट में चला जाएगा, और जिसकी वजह से हम टाइमली उसको नहीं कर पाएंगे। तो इन तमाम सिनेरियोज में आप जहाँ पे जेन्युइन रीजन भी हो जाए और आप ना कर सकें, तो फिर आप क्या करेंगे? बिकॉज यहाँ पे क्या आ रहा है, आपका रेपुटेशनल आ रहा है, क्योंकि आपने एक डेट दी हुई थी कि एट दैट पर्टिकुलर डेट हम ये इनॉग्रेट करेंगे और ये बिल्डिंग बनके तैयार हो जाएगी, या अदर कंस्ट्रक्शन का कोई और दूसरी चीज थी, कोई फ्लाई ओवर था, कोई और चीज थी वो हमने बनानी थी, कोई हॉस्पिटल था, या कोई स्कूल था, कुछ इस तरह की चीज जो हम बनाना चाह रहे थे, और हम एक डेट पे उसे करना चाह रहे थे ताकि जो है हम वो मार्केटिंग बेनिफिट उठा सकें, बट हम उसको नहीं कर सके। तो हम उसके लिए क्या करेंगे? हमारी रेपुटेशनल, हमारा यहाँ पे रिस्क भी आ रहा है, एज वेल एज फाइनेंशियल लॉसेस तो आएंगे ही, लेकिन हमारे पास यहाँ पे रेपुटेशनल की भी कॉस्ट आ रही है। और मैंने आपको याद होगा बताई थी कि फाइनेंशियल्स की, स्ट्रैटेजिक की तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं कॉस्ट, लेकिन जो फाइनेंस आपके पास रेपुटेशनल रिस्क के अगेंस्ट जो आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, वो कॉस्ट बेयर करनी पड़ती है, वो हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि इट्स लाइक अ रिपल इफेक्ट, जो जितना बढ़ता जाएगा उतना आपको जो है वो समझने में मुश्किल हो जाएगी कि हम उसको कैसे कैलकुलेट करें। तो अब यहाँ के इस दूसरी वाली जो हमारे पास इशू आया है, एग्जाम्पल आई है, उसके अगेंस्ट हम कुछ और स्ट्रेटजी कर सकते हैं। हो सकता है हम मार्केटिंग के थ्रू इसको हम कोई नया करें कि हम हमारे साथ ये प्रॉब्लम हो गई है, हमने इतना कर लिया है, हम इसको बाद में करेंगे। उसको किस तरह से डील करना है, उसका सोल्यूशन किस तरह से निकालना है, वो नॉट नेसेसरीली नीड टू बी टेक्निकल ऑल द टाइम, बट आप अपनी कम्युनिकेशन से, अपने मार्केटिंग से भी उस प्रोजेक्ट का जो रिस्क है उसको कैसे आप कर सकते हैं इन केस ऑफ टाइमली ना कर पाए। तो या उससे पहले आपने एग्रीमेंट्स में अच्छी तरीके से कर लिया कि ऐसा ना हो कि एग्रीमेंट में हमारे पास पेनल्टीज वगैरह लगने का खतरा हो, तो हमने वो क्लॉज ही नहीं रखा है एग्रीमेंट में। तो ये तमाम चीजें आ जाती हैं जो रिस्क और रिस्क के अगेंस्ट सोल्यूशन के लिए काम हो रही होती हैं। ये तो हम सारी बातें वो कर रहे थे जो हमने अब तक आपसे बात की, वो कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए थी कि रिस्क क्या है, क्या हो सकता है और इसके सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं। बट जब हम साइबर सिक्योरिटी की बात करते हैं, तो साइबर सिक्योरिटी में जो रिस्क होता है वो एग्जैक्टली कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होता, लेकिन जब हम रिस्क की बात करते हैं तो हम कहते हैं रिस्क इज अ प्रोडक्ट ऑफ वल्नरेबिलिटी इनटू थ्रेट, या हम कहते हैं एनी वल्नरेबिलिटी एक्सप्लॉइटेड बाय द थ्रेट। अगर कोई भी वीकनेस थ्रेट के जरिए, थ्रेट उसको एक्सप्लॉइट करता है, उसको इस्तेमाल करता है, तो हमारे पास रिस्क आता है। अच्छा, अब ये जो आपको एक नजर आ रही है, इस चीज को याद रखिएगा। जो हमारे पास ये डेफिनेशन हमारे पास आपको नजर आ रही है, ये वाली, ये बेसिकली यही मेन आपकी डेफिनेशन है। अगर आप बाय वर्ड डेफिनेशन याद ना रखें, तो आप इस बात को जरूर याद रखिएगा कि जो जब भी हम रिस्क की बात कर रहे हैं, हम दो चीजों की बात कर रहे हैं। एक बात कर रहे हैं हम वल्नरेबिलिटी की, दूसरी बात कर रहे हैं हम उससे पर्टेनिंग थ्रेट की, कि कौन कौन से थ्रेट हो सकते हैं। वल्नरेबिलिटी क्या है और थ्रेट क्या है, हम आगे की स्लाइड्स में देखेंगे। सिंपल सी, वल्नरेबिलिटी का आप लोगों ने वर्ड अभी पहली दफा सुना होगा। क्या आप मुझे बता सकते हैं आपने क्या इससे पहले सुना था, और आपको क्या लगता है वल्नरेबिलिटी का मतलब क्या होगा? एनीबडी वुड लाइक टू आंसर? कुछ भी, आप कोई भी गैस करें, कुछ भी दें। कुछ भी ज़हन में नहीं आ रहा? कोई भी वीकनेस आ जाए। मैम माइक वीक की शायद ऑफ था।
हम बोल रहे थे माइक शायद ऑफ था। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। आप अपना माइक को ऑन रखिएगा ताकि मैं इंटरैक्टिव सेशन कराना चाहती हूँ, ताकि आगे पीछे हम बात कर रहे होंगे ना, हम जी जी ज्यादा मैम, अच्छी तरीके से इंटरैक्ट कर सकेंगे। अच्छा जी। जी जी मैम। वल्नरेबिलिटी बिल्कुल ठीक कहा है। वल्नरेबिलिटी का अगर नॉर्मल आप लैंग्वेज में कहें तो वल्नरेबिलिटी इज अ वीकनेस। तो कोई भी वीकनेस हो सकती है जो कि कोई भी थ्रेट को इस्तेमाल, अगर उसे कोई वीकनेस को थ्रेट इस्तेमाल करता है तो उसके नतीजे में, उसके कॉन्सिक्वेंस के तौर पे जो भी इंसिडेंट होता है वो रिस्क की वजह से अकर होता है, कि वो मिक्सचर जो बनता है वो रिस्क बनाता है जिसकी वजह से कोई इंसिडेंट आ रहा होता है। तो ये अगर आप बाय डेफिनेशन जो आपके पास लिखा हुआ आ रहा है, इन वर्डिंग ना भी याद रख सके तो हमेशा इस बात को याद रखिएगा कि रिस्क हमेशा प्रोडक्ट होता है किसका, वल्नरेबिलिटी का और थ्रेट का। ठीक हो गया। जी मैम। अच्छा जी जी, मैम। हमारे हमारे पास अगर अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पे अगर इन वर्ड्स में देंगे तो रिस्क इज द पोटेंशियल फॉर लॉस, डैमेज और डिस्ट्रक्शन ऑफ एसेट और डेटा। जैसा कि हमने बात की थी कि हम साइबर सिक्योरिटी या इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की दुनिया के हवाले से या डोमेन के हवाले से बात कर रहे हैं, तो हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट चीज एसेट या डेटा है जिसके अगेंस्ट हम CIA के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इसी का लॉस या डैमेज या डिस्ट्रक्शन होगी उसका रिस्क। इसके अलावा कोई भी नेगेटिव इवेंट हो सकता है, वो कोई सिस्टम में वीकनेस हो सकती है, वो उसका एंड रिजल्ट हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास रिस्क होगा। ठीक हो गया, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है किसी को? नो मैम। ओके। अच्छा जी, अब हम आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। आई एम सॉरी। अच्छा जी, रिस्क इम्पोर्टेंट क्यों है? व्हाई इज इट इज इम्पोर्टेंट कि हम रिस्क को मैनेज करें? क्या है, क्या वजूहात हो सकती हैं? आप पहले सोच के मुझे बताएं क्या हो सकती है। जितना आप कुछ सोचेंगे ना उतना बेहतर आपको अंडरस्टैंड होगा। मैम काइंडली आप एक बार रिपीट कीजिएगा, आवाज क्लियर नहीं थी। रिस्क जो है, हम रिस्क की बात कर रहे हैं, हम रिस्क को मैनेज करने की बात कर रहे हैं, तो ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? व्हाई रिस्क मैनेजमेंट इज सो इम्पोर्टेंट टू? मैम यही क्वेश्चन कर रहे हैं ना, आपकी रिस्क जिंदगी में क्यों इम्पोर्टेंट है या किसी भी काम में? रिस्क को मैनेज करना क्यों जरूरी है? हाँ, अगर मैनेज ना करें उस वक्त भी तो काम चल रहा होता है। मैडम ये इसके लिए ज़रूरी है क्योंकि रिस्क के बगैर हम अपना जो ऑब्जेक्टिव होता है फ्यूचर के लिए किसी भी कंपनी वगैरह जिस पे भी हम अप्लाई कर दें, तो हम एक अपना जो फ्यूचर पाथ होते हैं उसको प्लान नहीं कर सकते अगर हम रिस्क को माइंड में ना रखें। अच्छा, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दी थी, आप ये कोर्स पढ़ रहे हैं और इसमें एक रिस्क ये है कि जब आपका फाइनल एग्जाम होगा तो अगर आप उसमें अच्छा परफॉर्म ना करें तो एक अच्छा ना परफॉर्म करने का रिस्क है। और उस रिस्क के साथ आपके पास एक ये भी हो गया कि अगर आप परफॉर्म अच्छा नहीं करेंगे तो आप फेल हो जाएंगे, ये भी एक रिस्क है। ठीक है, अब इसको मैनेज कैसे करेंगे आप? मैम पढ़ के। पढ़ के अपना टाइम मैनेज करेंगे कि आपको कितना जी टाइम कौन से कोर्स पे देना है। तो आपको आप मुख्तलिफ और कोर्स भी पढ़ रहे होंगे, तो इस कोर्स पे आपको कितना टाइम देना है, कोई ऐसा कॉन्सेप्ट है जो बिल्कुल नया है आपके पास तो उसके लिए आप एक्स्ट्रा एफर्ट करेंगे। ठीक है, तो जो जी हमारे पास जो रिस्क को मैनेज करना वो इसलिए जरूरी है कि जो इंसिडेंट हो सकता है, जिसके होने की प्रोबेबिलिटी नजर आ रही है कि हम अगर उसे नहीं करेंगे, मैनेज नहीं करेंगे तो हमारे पास कोई इंसिडेंट हो सकता है। तो वो तमाम जो हम कंट्रोल्स या मेजर्स लगाते हैं रिस्क को मैनेज करने के लिए, वो इसलिए करते हैं और इसकी जरूरत इसलिए पड़ती है अगर हम मैनेज ना करें तो हम जो नुकसान, इंसिडेंट या फेलियर या लॉस होने वाला है हम उसको कैलकुलेट भी नहीं कर सकते। ठीक है। ये मैम बेसिकली आप मतलब ये कहना चाह रही हैं कि ना, कि जैसे कोई भी हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसके अंदर जब हमें पता ही नहीं होगा कि हमारे रिस्क क्या हैं, थ्रेट्स क्या हैं, तो फिर तो हम्म हम ऐसी मतलब अपना काम करते जाएंगे, तो वो हम्म कोई भी हार्मफुल इवेंट आ जाएगा तो वो वहाँ पे हमारा पूरा सारा सिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा। बिल्कुल, यू आर बैक टू जीरो।
फिर आप यही होगा कि आप बिल्कुल बैक टू जीरो हो जाएंगे जब तक आपको अपने रिस्क ही नहीं पता। अच्छा, कुछ रिस्क होते हैं जो ऐसे होते हैं जिसको मैनेज करने की जरूरत होती है, कुछ होते हैं जो हमारे पास जैसे आपको यहाँ पे भी नजर आ रहा होगा कि रिस्क जब होता है ना, तो रिस्क के लिए एक नॉर्मली ये कॉन्सेप्ट है कि रिस्क जो है वो हम लॉस कहते हैं, हम रिस्क को नेगेटिव टर्म्स में यूज करते हैं, ठीक है, कि रिस्क जी। कुछ बुरा कर रहा होगा या रिस्क होगा। जब हम रिस्क को मैनेज करने आते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्यों है, उसकी एक रीजन ये भी है कि जब आप आइडेंटिफाई करते हैं कि ये रिस्क है, तो उसके अगेंस्ट आप, एक तो चीज होती है उसको कंट्रोल करने के लिए आप कुछ मेजर्स करते हैं। रिस्क ट्रीटमेंट के क्या तरीकेकार हैं वो हम हमारी आगे की स्लाइड में है, हम पूरा स्ट्रक्चर देखेंगे रिस्क मैनेजमेंट कैसे होती है। बट एट द सेम टाइम जो रिस्क होता है वो अपॉर्चुनिटी भी होता है कि आप उसकी रिस्क की वजह से नई चीजें एक्सप्लोर करते हैं, आप उसकी वजह से जो है वो कोलैबोरेट करते हैं। आपका बिजनेस अगर पॉजिटिव, उसको हम पॉजिटिव कर लें तो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी भी बन जाता है। वो कैसे होता है वो भी हम आगे डिस्कस करते जाएंगे। बट मैनेज करने की बात ये है कि आपको सारी बिजनेस की एक्टिविटीज पता है, ठीक है। लेट्स सपोज आई एम रनिंग अ बिजनेस और मेरे पास डिफरेंट फंक्शंस हैं और हर फंक्शन के अपने अपने रिस्क हैं। मेरे पास एक डेडिकेटेड अमाउंट है उन रिस्क को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। मेरे पास ए फंक्शन है मेरे बिजनेस का, मेरे पास बी फंक्शन है, मेरे पास सी फंक्शन है। अभी हम समझ रहे हैं कि हमारे पास जस्ट गिव यू हाइपोथेटिकल सिचुएशन कि हमारे पास 3 डोमेन्स हैं बिजनेस की और तीनों के डिफरेंट डिफरेंट जो हैं वो रिस्क हैं, और मेरे पास क्या है, एक्स अमाउंट है उन रिस्क को कंट्रोल करने के लिए, ठीक। अब मेरे पास जी, जो ए डोमेन है वो मेरा जो है वो इतना क्रिटिकल डोमेन नहीं है, वाइल मेरा जो बी डोमेन है बिजनेस का वो बहुत ज्यादा क्रिटिकल है। एंड जब मैं सी की बात करती हूँ तो वो भी इतना ज्यादा कोई क्रिटिकल फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा, ठीक है। अब अगर मैं देखूंगी इन अ टोटलिटी तो मेरे पास जो बी फंक्शन है उसका रिस्क ज्यादा है, ठीक है। और क्योंकि उसका रिस्क ज्यादा है तो अब जो मेरे पास एक्स अमाउंट है उसकी जो मैं बाइफरकेशन करूंगी एलोकेशन के लिए कि मेरा ए डोमेन में कितना लगना चाहिए या बी डोमेन में कितना लगना है, सी डोमेन में कितना लगना है, मैं इन्हीं क्रिटिकलिटी को देखते हुए उसकी एलोकेशन करूंगी। तो जब तक आपको पता नहीं है आपको मैनेज के आपके पास रिस्क कौन कौन से हैं और कहाँ से आ रहे हैं, उनको आप कैसे मैनेज कर सकते हैं, आप ये जो मैनेजमेंट है इसकी आपको परफॉर्म करने के लिए पता ही नहीं। हो सकता है आपने क्या किया, आपको पता ही नहीं था, आपने जितना एक्स अमाउंट था वो ए डोमेन पे लगा दिया और आपके पास बहुत ही माइनर अमाउंट बचा है। अब वो आप बी पे लगा भी दें तो आप अपना रिस्क कंट्रोल नहीं कर सकते। तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, जो आपके क्रिटिकल एसेट्स होते हैं आप उनको देखते हैं और आप उसमें देखते हैं कि उसमें एप्रोप्रिएट कंट्रोल लगे हुए, हमने उनको सेफ गार्ड कर लिया। बाकी तो अगर हमारे पास कॉस्ट का इशू आएगा तो हम क्या करेंगे, हम कंपनसेटिंग कंट्रोल भी लगा सकते हैं। हमने कंपनसेटिंग कंट्रोल का पढ़ा था ना कि वो तमाम कंट्रोल जो कि एक्चुअल नहीं होते, आप कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस की बेसिस पे ओरिजिनल के बजाय कंपनसेट करने के लिए कोई दूसरा कंट्रोल लगा रहे होते हैं। वो एक्स वाई जेड रीजन, किसी भी रीजन की वजह से हो सकता है, वो कॉस्ट हो सकता है, वो हो सकता है कोई इनहेरेंट रिस्क हो सकता है जिसकी वजह से आप कंपनसेटिंग कंट्रोल लगा रहे हैं। तो वो हम कंपनसेटिंग रिस्क से भी कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो अब जब हमारे पास समझ में आ गई कि हमारे पास कहाँ से कौन सा कंट्रोल है, कौन सा रिस्क है, हम उसे कैसे मैनेज कर सकते हैं, तो एक पूरा स्ट्रक्चर बन जाएगा। लेकिन अगर आपको पता ही नहीं है तो फिर आप ना आपसे मैनेज कर सकते हैं, एक हैपहैज़र्ड होगा, जो इंसिडेंट आएगा तो आप जो भी इंसिडेंट आएगा आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, उससे रिकवर नहीं कर पाएंगे और आप एक कैटास्ट्रोफी की स्टेट में आ जाएंगे, ठीक है। ये चीज समझ आ रही है इसमें कि तो क्यों इम्पोर्टेंट। जी मैम, जी मैम इसमें तो ये चीज़ है कि मतलब हम लोगों ने एक चीज़ जो थी वो कम्युनिकेशन में भी डिस्कस की थी कि रिस्क की जो होती हैं वो टाइप्स होती हैं, जैसे कैलकुलेटेड रिस्क होता है, एस्टिमेटेड रिस्क होता है। हम्म तो वो हम रिस्क जो है वो फिर उसको मतलब हम लोग किस तरह से डिफाइन करेंगे, उसकी डोमेन किस तरह से हम लोगों के ऊपर क्लियर होगी कि रिस्क हम लोगों ने उसकी मतलब स्ट्रेटजी किस हिसाब से बनानी है और रिस्क कह रहा है वो मैनेज उसे किस तरह से करना है। देखिए, आपने कहा कैलकुलेट रिस्क या एस्टिमेटेड रिस्क, ठीक है। जो आपने बात की है ना वो रिस्क असेसमेंट के वक्त वो प्रोसेस होता है,
कि आप रिस्क कैलकुलेट करते हैं, उसकी एस्टिमेशन करते हैं, ये इट्स अ पार्ट ऑफ अ प्रोसेस ऑफ रिस्क असेसमेंट, वो रिस्क नहीं है। रिस्क की जनरल डेफिनेशन या रिस्क की टर्म जो है ना, वो आपकी वही है जो एक नॉर्मल कॉन्सेप्ट है, लॉस डेंजर। अब जो मैंने डोमेन की बात की ना बेटा, वो डोमेन इज लाइक अ फंक्शन, कि मेरा एक फंक्शन ये है, एक दूसरा फंक्शन है, तो उसको उससे कंफ्यूज नहीं हो। आज जैसे आपकी यूनिवर्सिटी की मिसाल लें अगर, तो आपकी यूनिवर्सिटी में एक साइंस का डिपार्टमेंट है, एक आपका कंप्यूटर साइंस का डिपार्टमेंट है, एक इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग का डिपार्टमेंट है, दो अलग अलग डिपार्टमेंट है, दोनों की अलग अलग लैब्स हैं, और जो अलग अलग लैब्स हैं उनकी अलग अलग रिस्क हैं। हर लैब्स में आपकी यस मैम। पर्टिकुलर डिसिप्लिन के हवाले से आपके पास क्या है, वो लैब्स के आपके पास इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं। कंप्यूटर साइंस की अगर लैब है उसमें कंप्यूटर्स होंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स की लैब है तो उसमें और बहुत सारी चीजें आपके पास आ जाएंगी। तो अब चूंकि आपके पास जो है वो एसेट डिफरेंट हो गया, देखिए दोनों के एसेट डिफरेंट है, कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट के और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग के। वहां पे कंप्यूटर्स हैं, यहाँ पे दूसरे आपके पास इक्विपमेंट्स आ गए, तो दोनों की कॉस्टिंग अलग हो गई अलग। यस मैम। दोनों की कॉस्टिंग अलग हो गई, दोनों के एसेट अलग हो गए, उन एसेट की सिक्योरिटी अलग हो गई। तो दैट्स मेक अ डिफरेंट कि अब आपके पास क्योंकि एसेट डिफरेंट है, एसेट की टाइप डिफरेंट है, उनकी वैल्यू डिफरेंट है, तो उन पे लगने वाले कंट्रोल्स भी डिफरेंट होंगे। सो जो मैंने आपको ओके मैम। ए बी सी डोमेन्स बताई थी वो डिफरेंट टाइप्स के फंक्शंस के हवाले से ही बताई थी। डोंट गेट कंफ्यूज इन दैट के हमारे पास शायद रिस्क की डेफिनेशन उसकी वजह से बदल जाएगी। रिस्क की डेफिनेशन विल रिमेन सेम। ठीक है, मैम हम रिस्क को अपॉर्चुनिटी भी तो कहते हैं ना समटाइम्स, तो साइबर सिक्योरिटी में इसको कैसे करेंगे? बिल्कुल इसको अपॉर्चुनिटी कहते हैं। हम देखेंगे आगे कि हाँ, जब जैसे मैंने आपसे बात की थी कि बल्कि आपको साथ साथ मिसाल दे देती हूँ। पेंडेमिक आया हमारे पास, कोविड का पेंडेमिक आया, हमारे पास। इसकी वजह से क्या हुआ, लोग ऑफिस नहीं जा सकते थे, ऑफिस नहीं जा सकते थे, रूटीन जो डेली रूटीन थी वो एक दफ़ा सारी चेंज हो गई थी, और मतलब लैब्स हर जगह पे कोलैप्स भी आए और लैब्स एंड डाउन हर जगह पे आए। बहुत सारे लोगों के मतलब एक रूटीन बिजनेस, हाँ अब मैं आपको बिजनेस चले गए। बिजनेस चले गए। लेकिन एट द सेम टाइम आपको ये अंदाजा है कि इसने बिजनेस के डायनामिक्स चेंज कर दिए। मेरा अपना ट्रेनिंग का भी काम है, मैं सेपरेटली ट्रेनिंग्स कराती हूँ। तो बिफोर कोविड मैं क्या करती थी, जो मैं ट्रेनिंग्स कराती थी वो जो है ना ऑन प्रेमिसेस कराती थी, लोकेशन पे कराती थी, सिर्फ कराची में ही हो रही होती थी वो, और जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं वो कराची में आते थे। या अगर मुझे किसी और लोकेशन पे जाना है तो पहले मुझे एफर्ट्स करनी पड़ती थी, मुझे मैनेज भी करना पड़ता था कि मैं लाहौर जा रही हूँ, मैं इस्लामाबाद जा रही हूँ, या XYZ किसी भी लोकेशन में जा रही हूँ। तो मैं सिर्फ, मेरी जो कंस्ट्रेंट थे वो क्या थे कि मैं उधर ही के लोगों को ट्रेनिंग दे सकती हूँ। ठीक है, पेंडेमिक ने जहाँ मेरी ट्रेनिंग को बिल्कुल ही कोलैप्स किया कि मैं अब नहीं कर सकती क्योंकि हमने सोशल इंटरेक्शन खत्म करना है, मेरे पास इसको मैंने सोचते हुए मेरे पास क्या अपॉर्चुनिटी आई, मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी आई कि अगर मैं ये काम ऑनलाइन करती हूँ तो मेरे पास जो पार्टिसिपेंट्स आएंगे वो सिर्फ कराची के नहीं होंगे, बल्कि अब मेरा बिजनेस क्या था वो एक्सपेंड हो गया। ठीक है, अब मेरे पास लाहौर के लोग भी आ रहे हैं, अब मेरे पास ऑस्ट्रेलिया के लोग भी आ रहे हैं, अब मेरे पास जो है नॉर्वे के लोग भी आ रहे हैं। तो आपके जी पास, मैम। मेरे पास एक रिस्क ये था कि बिजनेस बंद हो गया, खत्म कर दूं और दी एंड। उसी उसी रिस्क को मैंने देखते हुए मैंने उसको अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट किया। मैंने अपनी तमाम तर ट्रेनिंग अब मैंने ऑनलाइन कर दी। अब वो ऑनलाइन करने से क्या हुआ कि मेरा जो एक लिमिटेड था, जुरिस्डिक्शन हुदूद को कहते हैं, तो जो एक लिमिटेड जुरिस्डिक्शन थी जो विद इन कराची थी, या किसी को आना होता था तो वो ट्रैवल करके आता था, दैट मेक इट एक्सपेंसिव। तो वो क्या हुआ, अब वो लिमिटेशन खत्म हो गई और हमारे पास हाइब्रिड का भी ऑप्शन आ गया कि हम हाइब्रिड भी करा सकते हैं। तो ये मैंने एक एग्जांपल दी है कि एक रिस्क था बिजनेस लॉस का, कि मैं आउट ऑफ बिजनेस भी हो सकती थी, बट इसको अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट किया तो मेरे पास क्या हुआ, मेरे पास तो प्रॉफिट आ गया, मेरा जी स्कोप बढ़ मैम। गया, मेरी डोमेन वाइडन हो गई।
तो रिस्क आपने बिल्कुल सही कहा है कि रिस्क जो है, रिस्क का इफेक्ट, रिस्क नहीं, रिस्क का इफेक्ट जो होता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है आप उसको ट्रीट किस तरह से करते हैं। तो जब हम रिस्क ट्रीटमेंट देख रहे होंगे तो हम उसमें देखेंगे कि हमारे पास रिस्क ट्रीटमेंट के क्या तरीके हैं और उस ट्रीटमेंट के तरीकेकार में हम रिस्क को अपॉर्चुनिटी में जो है या प्रॉफिट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ तक समझ आ गया? कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बताइए। नो मैम, थैंक यू। ओके, अच्छा जी, अब हम आगे देखते हैं हमारे पास क्या है। हमने अब तक बात की थी रिस्क की, अब हम बात करेंगे रिस्क की मैनेजमेंट की। तो अब हमने अब तक रिस्क की कंट्रोल की बात करी, मल्टीपल चीजों की बात की। तो रिस्क मैनेजमेंट की जब हम बात करते हैं तो रिस्क मैनेजमेंट एक प्रोसेस है, एक प्रोसेस है जिसमें हम जो है वो हम बैलेंस बना रहे होते हैं कि जो हमारे पास लॉस आने वाला है, जो हो सकता है, उसको हम कैसे कंट्रोल करें या हम उसको अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करें। तो वो किस तरह से करेंगे, हम एक प्रोसेस करेंगे। तो हमें जब प्रोसेस को समझ लेंगे तो हमारे पास आई एम सॉरी, अच्छा जी, तो हम उसको प्रोसेस को समझ लेंगे तो हमारे पास एक तरीकेकार होगा क्या, जिसमें हमारे पास कैलकुलेशन, आपने जो कैलकुलेशन की बात करी, एस्टिमेशन की बात करी, वो सारे उस प्रोसेस का हिस्सा ही होते हैं, उसका पार्ट ऑफ एक्टिविटी है, ठीक है। और हमने रिस्क को मैनेज करके एक लेवल पे लाना होता है कि हमारा जो बजट है वो एक्सीड ना हो। हमें रिस्क को कंट्रोल करने के लिए हमें सारे के सारे पैसे ना लगा दें, एक कॉस्ट जो हमारी है वो पूरी की पूरी इनकर ना हो जाए। हमें जो होता है ना, एक बीच, या आप कह लें कि एक डिफाइंड लाइन बनानी पड़ती है, उसका एक बहुत ही बेहतर ऑप्टिमाइज बैलेंस बनाना पड़ता है कि हम उसको ऑप्टिमाइज करके एक ऐसी पोजीशन पे लाएं कि ना हम लॉस बेयर कर रहे हो, ना हमें रिस्क के जो है वो इफेक्ट इनकाउंटर करना पड़े। तो इट्स अ बैलेंस बिटवीन बोथ। अच्छा, या तो हम फिर रिस्क अगर हमारे पास कुछ होता है तो रिस्क मैनेजमेंट के प्रोसेस के थ्रू ही हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि या तो वो हम एक्टिविटी ही ना करें, उस एक्टिविटी को अवॉइड कर दें जिसकी वजह से रिस्क आ सकता है। हम कोर्स में एडमिशन ही नहीं लें या हम फेल होने का हमें रिस्क हो, ऐसा हो सकता है ना कि आप कोर्स ही ना पढ़े। अब आप कोर्स पढ़ेंगे तो आपको होगा कि हाँ भाई हमने जो है वो हम इसमें फेल हो सकते हैं, लेकिन अगर हम कोर्स में इनरोल ही नहीं होंगे तो हमारे पास रिस्क ही नहीं होगा फेल होने का। तो हम वो एक्टिविटी ही ना करें कि हमें रिस्क जो है वो इनकाउंटर करना पड़े, या फिर हम अप्रोप्रिएट कंट्रोल लगाएं, उसको मैनेज करें। हम अगर डेली बेसिस में नहीं पढ़ सकते तो एटलीस्ट हफ्ते में 3 दिन, या हम वीकेंड पे या जिस दिन क्लास उसके बाद हम एक रिवीजन कर लें ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो हम इस तरह से फेल होने के रिस्क को कंट्रोल कर सकते हैं। ऐसे ही है। अच्छा, जो रिस्क मैनेजमेंट का प्रोसेस है ना, या रिस्क मैनेजमेंट है, ये हमें जहन में रखना है कि रिस्क मैनेजमेंट इज नॉट अ वन टाइम एक्टिविटी कि आपने एक दफा कर दिया और उसके बाद खत्म। ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, हमें बार बार करना होता है। ऐसा नहीं हर महीने, हर दूसरे दिन, रोजाना, ऐसा नहीं है। अगर हम ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से देखें तो डिपेंड कि हमें रिस्क जो है वो किस तरह के हम इनकाउंटर कर रहे हैं, उसकी बेसिस पे हम डिफाइन करते हैं इसकी फ्रीक्वेंसी, कि हमने ईयरली बेसिस पे करना है, हमने 3 इयर्स पे करना है, या हमने बाय एनुअली करना है, 1 साल में 2 बार करना है। तो हमें करना कितनी बार है, लेकिन हमें ये एक एक्टिविटी को बार बार करना होता है। इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। आपको क्या लगता है कि ये क्यों कंटिन्यूअस प्रोसेस होगा? क्या वजूहत है हमें बार बार इसको करते हैं कि एक्टिविटी मैम बार देखिए बार? ना, मैम जैसे टाइम के साथ साथ हमारे इवेंट्स भी चेंज होते हैं ना, हम्म। तो हर बार जैसे एक कंडीशन तो नहीं रहती। जैसे अगर कोई कंस्ट्रक्शन हो रही है किसी भी बिल्डिंग की, हम्म। तो उसके ऊपर गर्मियों में इफेक्ट हो रहा होगा और सर्दियों में हो रहा होगा, तो उसी वजह से हमारी रिस्क की मैनेजमेंट भी तो चेंज होगी ना। आप अपना नाम बताएं। मैम उमर, उमर। उमर अख्तर। उमर अख्तर के अलावा भी और भी लोग हैं ना, वो भी तो रिस्पॉन्स दिया करें।
अच्छा मैडम है। मैं रहीमुल्ला। जी रहीम। मैम जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होता है ना वो हमारे पास वो चेंज होता रहता है, तो एक्सटर्नल हालात की वजह से ना अपनी वो स्ट्रेटजीज वगैरह चेंज करने पड़ते हैं। तो उस वजह से हमें रिस्क को मैनेज करने के लिए कंटिन्यूसली देखना पड़ता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। सही, सही। बिल्कुल सही कहा आपने। हमारे पास क्योंकि इवेंट और हमारे थ्रेट्स चेंज होते रहते हैं, हमारी वीकनेसेस भी इसी हिसाब से, क्योंकि हमारे वो फैक्टर्स जो चेंज होते रहेंगे, हम इंशाल्लाह अब जो थर्ड वीक में हम उसमें थ्रेड पे बड़ा डिटेल में देख रहे होंगे। अगर आप अपना कोर्स प्लान आप ज़रूर देखिएगा कि कोर्स प्लान में क्या क्या चीज़ें, क्या क्या हमने टॉपिक्स उसमें डाले हुए हैं। तो हमारा जो थर्ड वीक है वो पूरा थ्रेड पे होगा, थ्रेड वेक्टर्स देख रहे होंगे और वो सारा लैंडस्केप देख रहे होंगे पूरा। तो उसमें हम डिटेल में और बात करेंगे, लेकिन यहाँ के लिए ये है कि जो हमारी वल्नरेबिलिटी का जो एक फैक्टर है उसमें चेंजेस आते हैं या हमारे थ्रेट के चेंजेस आते हैं, तो उसके चेंजेस होने की वजह से जो है हमारा रिस्क भी चेंज हो रहा होता है। कभी ऐसा होता है कि एक जो मैंने कहा था ना, एक टाइप का रिस्क नहीं होता। जब आप ऑर्गेनाइजेशन की बेसिस पे बात कर रहे होते हैं, आपके पास नंबर ऑफ रिस्क होते हैं। इसीलिए रिस्क मैनेजमेंट की एक एक्टिविटी ये है कि आप रिस्क रजिस्टर बना रहे होते हैं। रिस्क रजिस्टर क्या होता है? जिसपे आपको फेस होने वाले तमाम के तमाम रिस्क आप लिख रहे होते हैं और उन रिस्क के अगेंस्ट वो फैक्टर लिख रहे होते हैं जिसकी वजह से वो, यानी वल्नरेबिलिटी भी लिख रहे होते हैं आप रजिस्टर में और थ्रेड भी लिख रहे होते हैं कि इन दोनों की वजह से रिस्क आएगा और किस तरह का रिस्क आएगा हम वो भी लिख रहे होते हैं। तो आपका जो रिस्क रजिस्टर हो रहा होता है वो पर्टिकुलर टू दैट ऑर्गेनाइजेशन वो हमेशा चेंज हो रहा होता है। रीजन ये कि आपके पास जो थ्रेट और वल्नरेबिलिटीज जो हैं ये ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमेशा चेंज हो रहे होते हैं। तो आपके रिस्क रजिस्टर में ऐसा भी हो सकता है कि एक रिस्क की प्रोबेबिलिटी बिल्कुल जीरो हो जाए एक पॉइंट पे और आपके पास कुछ नए रिस्क ऐड हो जाएं, कुछ नए 2 4 5 या कोई भी रिस्क आपका उसमें ऐड हो सकता है। तो आप मैम ये इसीलिए तो फिर हम्म ये तो सिचुएशन पे डिपेंड करता है ना कि सिचुएशन हमारी किस तरह की जा रही है, तो फिर उस हिसाब से रिस्क भी जनरेट होंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। इसीलिए हम कहते हैं कि हम रिस्क को एक दफा करके छोड़ नहीं देते। इट्स अ कॉन्टिन्यूअस एक्टिविटी एंड विच वी नीड टू परफॉर्म ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोबेबिलिटी एंड द इम्पैक्ट कि उनके इम्पैक्ट्स क्या हैं, कितना सीवियर किस्म का हो सकता है, आपके एसेट की वैल्यू पे, आपके नेचर ऑफ बिजनेस पे डिपेंड करता है कि आप किस लेवल का रिस्क जो है वो फेस कर रहे हैं। उसकी बेसिस पे आप डिफाइन करते हैं कि आपने इस एक्टिविटी को किस तरीके से, किस फ्रीक्वेंसी से आपने करना है। अच्छा, रिस्क मैनेजमेंट इन टर्म्स ऑफ आप जब पढ़ रहे होते हैं तो इट इज वेरी क्वाइट इजी टू अंडरस्टैंड, बट व्हेन यू स्टार्ट परफॉर्मिंग इट इट बिकम क्वाइट डिफिकल्ट टू परफॉर्म। रीजन क्योंकि अभी तक हमने जो बात की बड़े हम आराम से बात कर रहे हैं, बट जब आप रिस्क मैनेजमेंट की एक्टिविटी करने जाएंगे तो बिकॉज आप एसेट्स निकाल रहे होंगे, एसेट के अगेंस्ट आप बाकायदा एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे होंगे, तो इट्स बिकम अ वेरी लेंदी एक्टिविटी कि आपको सारे के सारे एसेट पता होने चाहिए। तो आपका जो रिस्क मैनेजमेंट का जो प्रोसेस है, आप उसे ये नहीं कह सकते आपको उसको आप हफ्ता 10 दिन या एक महीने में कंक्लूड कर सकते हैं। इट टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू कंक्लूड, क्योंकि हर तरह के रिस्क को देखना, उसकी वल्नरेबिलिटीज को देखना कि हमारे के पास एग्जैक्टली क्या है, अब वो सेम है या नहीं है, या चेंज हो गई है या नहीं आई है, एंड एट द सेम टाइम आपने थ्रेट्स को भी देखना है। तो ये ह्यूमन रिसोर्स भी चाहता है और वो ह्यूमन रिसोर्स चाहता है जो कि जिनकी साउंड नॉलेज हो रिस्क के हवाले से, जो अंडरस्टैंड कर सकें। तो रिस्क के लिए ये हो, फिर उसके बाद जब उसको एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं तो आपने चेक करना होता है कि हाँ भाई ये सही है, हुई भी है या नहीं हुई है। तो आप क्योंकि ये बहुत ही मेटिकुलस किस्म की एक्टिविटी होती है, तो यू नीड टू बी वेरी श्योर एंड फॉर दैट मैटर इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। सो आप इसको हर मंथली वाली एक्टिविटी एटलीस्ट नहीं बना सकते जहाँ पे आपका रिस्क फैक्टर क्रिटिकलिटी बहुत ज्यादा होगी, बहुत हाई होगी। वहां पे भी ये अगर हो रही होगी किसी ऑर्गेनाइजेशन में तो वो बाई एनुअली हो रही होगी, क्योंकि आपका पूरा का पूरा टाइम उस रिस्क को मैनेज करने में लग जाएगा, उसको देखने में लग जाएगा, उसको इवेलुएट करने पे लग जाएगा। तो बिकॉज इट्स अ लेंदी एक्टिविटी, तो इट टेक्स टाइम। लेकिन हम इसको एक दफा करके
नहीं छोड़ सकते बिकॉज ऑफ दी चेंजिंग फैक्टर्स। आपके जो एलिमेंट्स हैं वो चेंज हो रहे हैं, आपके फैक्टर्स, आपके थ्रेड्स चेंज हो रहे हैं, दैट्स व्हाई इट्स अ कॉन्टिन्यूअस एक्टिविटी। अच्छा, रिस्क मैनेजमेंट जो है वो एक साइक्लिक प्रोसेस है, ये आपको नजर आ रहा है? यस मैम। ये साइकिल ही आपको बता रहा है कि अगर आप इसको शुरू करें, आईटी रिस्क आइडेंटिफिकेशन, फिर रिस्क असेसमेंट और रिस्क रिस्पॉन्स एंड मिटिगेशन एंड देन रिस्क कंट्रोल, मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग, ये आप देख रहे हैं कि ये एक साइकिल की फॉर्म में, और साइकिल की फॉर्म में है। तो ये जो हमने लास्ट बात की थी कि इट्स अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, उसी को आगे हम देख रहे हैं कि ये एक साइकिल में चल रहा है। यानी कि आप जब आप आ जाएंगे, हम आईटी रिस्क आइडेंटिफिकेशन से स्टार्ट करेंगे, फिर उसकी असेसमेंट करेंगे, फिर उसको रिस्क रिस्पॉन्स एंड मिटिगेशन करेंगे, और उसके बाद हम रिस्क कंट्रोल की तरफ चले जाएंगे, मॉनिटरिंग करेंगे, रिपोर्ट भी हम निकाल देंगे। तो ये हम जब रिपोर्टिंग भी कर लेंगे, उसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारा प्रोसेस रुक नहीं रहा। यहाँ पे हमारा प्रोसेस अगर रुक जाता तो ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस नहीं होता। हम कहते हैं कि भाई ये वन एक्टिविटी हो गई, ये हमारी टू हो गई, ये हमारी थर्ड एक्टिविटी हो गई, और ये हमारी फोर्थ एक्टिविटी हो गई, और यहाँ पे हमारा प्रोसेस खत्म हो गया। ऐसा नहीं हो रहा। हमारा प्रोसेस यहाँ के बाद दोबारा क्या होगा, 6 महीनों के बाद या साल के बाद दोबारा हम इस स्टेज पे आएंगे, और फिर हम इसके बाद दोबारा यहाँ से नीचे की तरफ जाएंगे, और इस साइकिल की तरह हम इसको परफॉर्म करते रहेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गई बात? यस मैम। अच्छा, ये एक जो साइक्लिक प्रोसेस है, आपको आइडिया है ये प्रोसेस एक खास प्रोसेस कहलाता है? इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? किसी ने कभी देखा हो? मैम ये कौन से वाले जो आप ये साइकिल दिखा रही हैं? जी, साइकिल। कभी इस तरह की साइकिल देखी है? यस मैम, ये कोई भी प्रोसेस है तो उसमें साइकिल ही चलता है ना, एक प्रॉपर साइकिल के थ्रू ही वो प्रोसेस चलता होता है। तो सारा वही मतलब सबसे पहले कि हम लोगों ने आइडेंटिफिकेशन करनी होती है कि वो मतलब एक चीज पर्पस एक प्रॉपर चैनल के थ्रू हम लोगों ने चलानी होती है ना चीज को। तो सबसे पहला जो बेसिक टास्क है वो आइडेंटिफिकेशन ही होता है कि हम लोगों ने उसे किस तरह से मैनेज करना है। अच्छा, अब ये जो आपके पास नेक्स्ट स्लाइड आ रही है, उसमें दिखाते हैं। आपने पीडीसीए का नाम सुना है? यस मैम। पीडीसीए का नाम सुना है? नो मैम। ये जो हमारे पास यहाँ पे पीडीसीए लिखा हुआ है, कभी आपने नाम सुना है इसका? नो मैम। अच्छा, पीडीसीए का मतलब मैं आपको बता देती हूँ। अभी यहाँ पे जो ये लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है प्लान, डू, चेक और एक्ट। जो भी हमारे साइक्लिक प्रोसेस होते हैं उस वो इसी कॉन्सेप्ट पीडीसीए की बेसिस पे चल रहे होते हैं। और आपका असाइनमेंट यही है कि आपने ये देखना है कि पीडीसीए, प्लान, डू, चेक और एक्ट जो हैं ये क्या है। इसे एक बड़ा खास नाम भी देते हैं, वो हम इसको आगे फर्दर देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में हम लोग मुझे बता रहे हैं कि देख के थोड़ा सा एक्सप्लोर करके कि पीडीसीए को हमारा एक दूसरा नाम है, उसको क्या कहते हैं, और क्या ये जो रिस्क मैनेजमेंट का साइकिल है वो पीडीसीए साइकिल पे बेस्ड है या नहीं, अगर है तो कैसे। ये आपका एक छोटा सा असाइनमेंट है। मुझे को बहुत लंबा चौड़ा नहीं चाहिए, सिर्फ पॉइंट्स चाहिए जिसमें आप पॉइंटर्स लगा के टू दी पॉइंट बात करें, और मुझे आपने ये थ्रू ईमेल सबमिट कराना है बिफोर थर्सडे, बिफोर क्लास। फिर हम उस पे नेक्स्ट क्लास में हम बात भी कर लेंगे कि पीडीसीए क्या है। आपने अगर आपका कॉन्सेप्ट गलत होगा तो हम उसको सही करा देंगे, ठीक है? मैम सॉफ्ट फॉर्म में सबमिट कराना कि एक्सप्लेन करेंगे, मतलब क्लास में डिस्कस करेंगे? आप मुझे जो है ईमेल के थ्रू सबमिट करेंगे तो वो सॉफ्ट फॉर्म में तो आप करेंगे, लेकिन फिर हम जी क्लास में इसको डिस्कस भी कर लेंगे, ताकि अगर हम में से किसी के कॉन्सेप्ट में समझ में नहीं आ रहा, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा, तो हम क्लास में डिस्कस भी कर लेंगे। बट जी आई ठीक है वांट मैम। लेकिन आई वांट कि आप लोग जो है वो
इस पे थोड़ा सा वर्कआउट करें, एक्सप्लोर करेंगे है क्या। जब आप एक्सप्लोर करेंगे ना, आपको और भी चीजें आएंगी, तो हमारे पास डिस्कशन पॉइंट्स बन जाएंगे, और फिर हम उनको डिस्कस करेंगे तो हमारा कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। ठीक है। जी ठीक है। मैं यहाँ पे 5 मिनट की ब्रेक लूंगी, मैं पानी वानी पी लूं, और फिर उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। ठीक है।
हाँ जी, हम रिज्यूम करें क्लास को? हेलो। जी, हम रिज्यूम करें क्लास को? अच्छा, जी मैम, मैंने बोला था काइंडली आप करें। ओके, ओके। अच्छा, हमारे पास आईफ़ोन के नेम से भी जो मैम है। ये ना हमारी फेलो है एक, अच्छा, वो ना जन्नत, वो पहले यहाँ पे थी, फिर उनकी तबीयत नहीं ठीक थी तो वो फिर घर चली गई थी, उन्होंने वहाँ से ज्वाइन कर लिया फिर। ठीक है, ठीक है। इन केस इस तरह हुआ करे ना तो बिल्कुल एक मैसेज जस्ट ड्रॉप कर दिया करें ताकि मुझे पता लग जाए कि कौन-कौन हमारे पास है। ठीक है? जी मैम। जी मैम। ओके। तो हम यहाँ से अपनी क्लास को रिज़्यूम कर रहे हैं और आपको असाइनमेंट समझ में आ गया ना कि जी क्या मैम। करना है, ठीक है? तो हम उस पे जो है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में डिस्कस भी कर लेंगे और आप मुझे जमा भी करा दीजिएगा कि थोड़ा मैं चाहती हूँ थोड़ी-सी आप लोग भी एफ़र्ट्स करें और बताएँ मुझे, एक्सप्लोर करें और हमारे पास डिस्कशन पॉइंट्स भी हो जाएँ। ठीक है, तो हम रिस्क मैनेजमेंट हमने कहा था कि ये एक कंटीन्यूअस प्रोसेस है जो एक साइकिल की तरह से होता है और ये रीअकरिंग हो रहा होता है और बार-बार ये यहाँ पर एक सेम पैटर्न पे चल रहा होता है। जो फ़र्क आता है वो ये आता है कि हमारे पास जो नए रिस्क आ जाते हैं या जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं अगर वो डिफरेंट हो जाते हैं तो हम कंट्रोल्स डिफरेंट कर देते हैं, उन्हें मिनिमाइज़ कर देते हैं या ज़्यादा कर देते हैं बेस्ड अपॉन दैट जो भी कैलकुलेशन हमारे पास आती है उस वक़्त, उसको देख के हम उसको मैनेज करते हैं। ठीक हो गया? जी मैम। अच्छा जी। अब हमारे पास रिस्क मैनेजमेंट जो प्रोसेस मैंने आपको कहा था रिस्क मैनेजमेंट एक प्रोसेस है, तो उसमें क्या-क्या चीज़ें हो रही होती हैं। तो रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस में हमारे पास हमने आपको दिखा तो दिया कि वो एक साइक्लिक प्रोसेस है, लेकिन वो साइक्लिक प्रोसेस जो है, वो किस तरह से चल रहा होता है, ये एक आपके पास डायग्राम नज़र आ रही है और ये जो है आईएसओ 31000 की जो है वो प्रोसेस है कि पूरा जो प्रोसेस है वो किस तरह से चल रहा होता है और थ्रेड्स पे चले गए। अच्छा जी, तो एक मिनट। हाँ जी। अच्छा, अब यहाँ पे सबसे पहले अगर आप ये देखें हमने आपको बताया कि क्या है आईएसओ, ये मुझसे लिखा तो इससे जाएगा नहीं। आईएसओ 31000 याद रखिएगा 30 के साथ। ये 31000 का जो प्रोसेस है ये उस पे बेस्ड है। ये रिस्क मैनेजमेंट की जो हमारे पास है जो आपको पास डायग्राम नज़र आ रही है। रिस्क मैनेजमेंट की ये बहुत ही प्रिसाइज और कंप्लीट डायग्राम है, हर जगह यही रेफर हो रही होती है। आप रिस्क मैनेजमेंट के कोई भी स्टैंडर्ड्स उठा लें, कोई भी प्रैक्टिस उठा लें, उसकी जो बेस होगी ना वो यही डायग्राम को जो है वो रेफर कर रही होती है। तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम और रिस्क मैनेजमेंट के समझने के लिए ये बहुत अच्छी डायग्राम भी है। तो आप इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। अच्छा, इसमें क्या है, सबसे पहले अगर आप देखें, तो आपके पास इसमें सबसे पहला जो स्टेप्स है, ये स्टेप नंबर 1 जो है, यहाँ पे जो नज़र आ रहा है, ये क्या है? कॉन्टेक्स्ट एस्टेब्लिशमेंट। यानी सबसे पहले जब आप रिस्क मैनेजमेंट का प्रोसेस करने जाते हैं, तो आप सबसे पहले उसका कॉन्टेक्स्ट बनाते हैं कि हम ये जो काम करने जा रहे हैं, रिस्क असेसमेंट की एक्सरसाइज करने जा रहे हैं, वो जो है वो एक्सरसाइज जो है
वो करनी भी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, क्या-क्या फैक्टर्स हैं, क्या चीज़ें हैं, स्कोप में क्या-क्या चीज़ शामिल है। जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल दिया, अगर आप अपनी यूनिवर्सिटी में रिस्क मैनेजमेंट की एक्सरसाइज करने जा रहे हैं, तो आप ये देखेंगे आपके स्कोप में क्या-क्या चीज़ें शामिल हैं। आपने खाली कंप्यूटर साइंस का ये जो है वो डिपार्टमेंट लेना है या बाकी डिपार्टमेंट भी लेने हैं, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग लेना है, टेलीकॉम लेना है या कोई और डिपार्टमेंट ऐड करना है, या आप स्पेसिफिक एक ही डिपार्टमेंट को लेके करेंगे। तो जो है आपने क्या करना है, कॉन्टेक्स्ट एस्टेब्लिशमेंट में आप पूरा स्कोप बनाते हैं कि व्हाट यू एग्जैक्टली यू आर गोइंग टू डू, एंड आपके पास कौन कौन से एलिमेंट डोमेन्स आपके पास शामिल होंगे। तो ये आप कॉन्टेक्स्ट एस्टेब्लिशमेंट में लिखते हैं। उसके बाद आपके पास एक प्रोसेस पूरा नज़र आ रहा होगा, और वो प्रोसेस क्या है, वो प्रोसेस आपका ये आपके पास आ गया रिस्क असेसमेंट का। यहाँ से लेके यहाँ तक का जो एरिया है, ये रिस्क असेसमेंट कहलाता है। तो आई हैव अनदर क्वेश्चन विथ योरसेल्फ के सेल्फ्स कि रिस्क असेसमेंट और रिस्क मैनेजमेंट क्या ये एक ही चीज़ है, और अगर नहीं तो क्यों नहीं, ये आप मुझे बताइए। मैम बेसिकली ना रिस्क मैनेजमेंट के प्रोसेस में रिस्क असेसमेंट आती है। तो असेसमेंट और मैनेजमेंट में क्या फ़र्क है? मैम असेसमेंट जैसे एक होता नहीं कि किसी को असेस करना, कोई जैसे हमारे एग्जाम्स वगैरह होते हैं, हुँ, और मैनेजमेंट में आ जाता है कि उनका कर लें कि रिजल्ट्स कह लें शायद, मे बी हुँ। कि मतलब उनको असेसमेंट में कि असेसमेंट में मतलब हम एनालाइज कर रहे हैं। मैम कि उसमें हम एनालाइज करते हैं कि किस किस्म का रिस्क है और उसका जो टाइप है और इस तरह उसका डिस्क्रिप्शन वगैरह देखते हुँ, अच्छा, ये जो हमारा हिस्सा है, ये पूरा जो प्रोसेस है ना, ये पूरा प्रोसेस, ये मैनेजमेंट है, ठीक है? इसको हम मैनेजमेंट कहेंगे, और ये वाला जो हमारा प्रोसेस है ना, इसे हम असेसमेंट कह रहे हैं, ठीक है? अब जी मैनेजमेंट के अंदर ही जो है ना, वो हमारा असेसमेंट है। जब भी आपसे कोई कहे कि आप जब जाएँ प्रोफेशनल बने और रिस्क के हवाले से काम कर रहे हैं, और आपसे कोई भी कहे कि यार रिस्क मैनेजमेंट की एक्सरसाइज करनी है, या आप कहीं जो है वो कंसल्टेंट काम कर रहे हैं और आपको एक टास्क दिया जाता है कि आपने रिस्क मैनेजमेंट कहा जाता है कि आपने रिस्क मैनेजमेंट की एक्सरसाइज करनी है, तो आप सबसे पहले ये क्लैरिफिकेशन देंगे कि आपने रिस्क असेसमेंट करनी है कि रिस्क मैनेजमेंट करनी है, ठीक है? बिकॉज़ रिस्क असेसमेंट है कि सिर्फ़ आपने आइडेंटिफ़ाई करना है कि क्या रिस्क है, उसकी नौइयत क्या है और किस डिग्री का रिस्क है, उसका लाइक्लीहुड क्या है। यहाँ पे आइडेंटिफ़ाई करेंगे कि कौन-कौन से रिस्क हैं, फिर उसको एनालाइज़ करेंगे कि उसका इम्पैक्ट क्या है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, उसको इवैल्यूएट करेंगे कि उसके इम्पैक्ट्स क्या-क्या हो रहे हैं। तो ये जो 3 फैक्टर्स आपने देखे हैं यहाँ पे हो रहे हैं, वो आपका क्या बता रहे हैं? वो आपको सिर्फ़ आप रिस्क को असेस कर रहे हैं कि किस नौइयत का है, कौन-सा रिस्क है, कितने रिस्क हैं, किस नौइयत के हैं, उसके इम्पैक्ट क्या हैं, ये सिर्फ़ आप यहाँ पे बता रहे हैं, ठीक है? इतनी जो काम आप कर रहे हैं, इसको हम रिस्क असेसमेंट कहते हैं। अब अगर हमारा जो है, वो कहते हैं कि नहीं, हमने असेसमेंट के साथ मैनेज भी करना है, तो जब मैनेज करते हैं, जब आपसे मैं मैनेज करने की बात कर रही थी, तो मैनेज का मतलब ये होता है कि उसको ट्रीट करते हैं। जो यहाँ पे आ रहा है ना, ये ट्रीट, उसको ट्रीट करना है, उसको फिर उसके ट्रीटमेंट के साथ-साथ जितने ये सारे हैं, उसको ओवर अ पीरियड जब इस वक़्त आपके पास रिपोर्टिंग आ भी जाए, उसको मॉनिटर करना है, और उन तमाम रिस्क को जो हमारे पास आ रहे हैं, उनको अगर हमने तमाम डिपार्टमेंट को कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है, बोर्ड को करने की ज़रूरत है, तो हम उसमें क्या करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे, कंसल्टेशन लेंगे, वो हमारा मैनेजमेंट की तरफ आ जाता है। तो जब भी आपसे कहा जाए मैनेजमेंट, तो आपका मतलब, इसका मतलब ये है कि असेसमेंट करने के बाद कि कितना है, कितना इम्पैक्ट है, उसके बाद उसको ट्रीट भी करना है। ट्रीट करने के कुछ तरीक़ेकार हैं। रिस्क को ट्रीट करने के जो ट्रीटमेंट के तरीके हैं, वो सिर्फ़ 4 तरीके हैं। जो वो 4 तरीके हैं, वो हम आगे देख लेंगे किस तरह से देखे जाते हैं। लेकिन आपको यहाँ तक समझ में आ गया, असेसमेंट सिर्फ़ इवैल्यूएशन, एनालिसिस और आइडेंटिफ़िकेशन का नाम है। और जब हम उसको ट्रीट करने की तरफ चले जाते हैं और उसको कंटिन्यूअसली मॉनिटरिंग पे रखते हैं,
वो हमारा होता है मैनेजमेंट प्रोसेस। रिस्क असेसमेंट कुड बी अ वन टाइम एक्टिविटी एंड देन उसके बाद आप ना करवाएं, लेकिन अगर आप उसको मैनेजमेंट की तरफ ले जाएंगे तो क्योंकि आपके पास मॉनिटरिंग का एलिमेंट आ गया, तो मॉनिटरिंग के एलिमेंट की वजह से आप क्या करेंगे, आप उसके बाद जब आप उसकी ट्रीटमेंट लगा भी देंगे तो आप कंटिन्यूअसली उसको मॉनिटर करेंगे कि आपने रिस्क के अगेंस्ट कंट्रोल तो लगा देंगे, लेकिन आपको ब्रीच तो नहीं आ रही, कहीं से कुछ कॉम्प्रोमाइज तो नहीं हो रहा, कोई एक्सपोज तो नहीं हो रहा। तो ये फिर उसके बाद असेसमेंट की एक्सरसाइज के बाद आप कंटिन्यूअसली उसको जो मॉनिटर कर रहे हैं ना, दैट मेक इट रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस। तो वो मैनेजमेंट का प्रोसेस हो गया। ठीक हो गया, यहाँ तक समझ में आई बात? ये किसी को कोई सवाल है इस वक्त? किसी को कोई सवाल है अभी? नो मैम। ओके ओके, अब हम देखते हैं आगे हमारे पास क्या है। अच्छा जी, हमने आपसे कहा था कि थ्रेट और वल्नरेबिलिटीज को मैम हम आगे देख लेंगे। जी बेटा। एक्सक्यूज मी। जी 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 मैम, एक रिक्वेस्ट करनी थी आपसे। जी बोलिए। असल में कल हमारा क्विज होना है सुबह, तो उसके लिए तैयारी भी करनी है, तो काइंडली अगर हम ये इधर से नेक्स्ट लेक्चर में कर ले तो। क्या चीज? ये नेक्स्ट जो टॉपिक है ना, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में अगर कंप्लीट कर ले, क्योंकि कल हमारा एक क्विज होना है तो उसकी तैयारी भी करनी है। अगर हम मैं इस तरह से आपके साथ करूंगी तो फिर हम अपना कोर्स कैसे कवर करेंगे? कितना टाइम है हमारे पास? हम ऐसे करते हैं, हम इसको 15 मिनट 10 मिनट में रैप अप, 10 से 15 मिनट में रैप अप करते हैं, ठीक है? ओके ओके मैम। ओके। अच्छा जी, फिर आपको मेरा वाला कोर्स जो है ना बड़ा टफ होने वाला है। मेरे कोर्स में आपके फेल होने के रिस्क बढ़ जाएंगे। नहीं मैम, आप अच्छा पढ़ा रही हैं, हम असेसमेंट अच्छी तरह करेंगे रिस्क की। सही, अच्छी तरीके से असेसमेंट होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि ना आपने कंट्रोल सही नहीं लगाया हो तो जो है वो जो सीवियरिटी है ना रिस्क की वो बहुत बढ़ जाए। नहीं मैम, इंशाल्लाह नहीं पड़ेगी। अच्छा, हम देख लेते हैं हम आगे जो है वो। अच्छा, ये सारे बच्चे अलग अलग से क्यों आ रहे हैं? और मैम वो ये हुआ कि हमारे लेक्चर्स ना सुबह जल्दी भी ऑफ हो गए थे, तो वो हम्म। कुछ कुछ वो इस वजह से ना गैप बहुत ज़्यादा था हमारे ये साइबर सिक्योरिटी के लेक्चर में ना, तो इस वजह से फिर कुछ बच्चे उन्होंने घर जाके ज्वाइन कर लिए। लेकिन ज्वाइन आप कर रहे हैं जिस वक्त लेक्चर खत्म होने को आ रहा है, फिर इसको कैसे हम देखेंगे? मैम ये लिंक वो हमारे हम साथ थोड़ी देर पहले शेयर हुआ है। ठीक है बेटा, लेकिन अगर आपने वैसे करना था तो आपने खुद भी तो पूछना चाहिए था। आपके पास व्हाट्सएप का ग्रुप भी है, आप उसमें बात कर सकते थे। अच्छा, हम इस वक्त बात कर लेते हैं थ्रेड्स और वल्नरेबिलिटीज की। जो चीजें मिस हो गई ना, बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें थी बेटा। मैम वो हमने लेक्चर नोट किया हुआ, हम फिर पहले उसको समझा देंगे जितना कम से होगा। हाँ, लेकिन दिस इज नॉट द वे ना, नेक्स्ट टाइम बी केयरफुल। अगर मैं जी जी अच्छे से मैम, पढ़ा भी रही हूँ, अगर आपको अच्छे से समझ आ भी रहा है तो दैट मीन्स कि मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप फुल डेडिकेशन के साथ इस कोर्स में इन्वॉल्व रहेंगे। इसीलिए मैं इंटरेक्टिव रख रही हूँ। अदर दो कि मैं फिजिकली नहीं हूँ, बट आई एम ट्राइंग टू बी के आप लोगों को फीलर ना आए कि मैं वहाँ फिजिकली नहीं हूँ। जी मैम, नेक्स्ट टाइम नहीं होगा। हाँ, आपको टाइमिंग्स का थोड़ा सा ख्याल रखें, क्योंकि इसमें से जो टॉपिक मिस हो गया और आपको समझ नहीं आया ना, फिर आगे आपको बहुत प्रॉब्लम होने वाली है फिर। अच्छा जी, हमने थ्रेड्स की बात की थी, तो थ्रेड्स क्या हैं? मैडम, जो अगर किसी चीज़ की डैमेज या होने के चांसेस हो या डेंजर उसको हो ना, तो उसको हम थ्रेट बोलते थ्रेड की अगर हम बात करें तो हम थ्रेड का मतलब यही होता है कोई डेंजर है, कोई हादसा है जो होने वाला, खतरा। यूजुअली जब थ्रेड की बात करते हैं कि ये थ्रेट है कि ये हो जाएगा, हमारे पास जो थ्रेट को हम बाइफरकेट करते हैं तो हमारे पास आते हैं कि एक हमारे पास जो थ्रेट होता है, जो हम रिस्क मैनेजमेंट में जब भी बात कर रहे होंगे तो हमारे पास हम देखते हैं कि एक तो होता है नेचुरल, एक हमारे पास थ्रेट होता है अनइंटेंशनल, एक होता है इंटेंशनल, और एक होता है इंटेंशनल बट नॉन फिजिकल।
एक इंटेंशनल फिजिकल और एक इंटेंशनल नॉन फिजिकल। अच्छा, जो अनइंटेंशनल थ्रेड में जिसमें नेचुरल भी है, उसमें क्या होता है कि कोई भी जो है वो कुदरती तौर पे नेचुरल डिजास्टर हो सकता है, जिसमें फ्लड आ सकता है। आपने देखा होगा अक्सर आग लग जाती है। अभी जैसे पिछले दिनों भी बड़ा हुआ था, जो रेन फॉरेस्ट में आग लग गई थी, तो आग लग सकती है। ये भी एक थ्रेट था ना जो टर्की ने फेस किया, जो रेन फॉरेस्ट में आग लग गई थी, तो वो था। ऑस्ट्रेलिया का बहुत बुरा था। फिर हमारे पास साइक्लोन्स हैं, रेन है, ज़ालाबारी है, और इस तरह से कोई भी जैसे पेंडेमिक हमने एक फेस किया है, ये भी एक नेचुरल डिजास्टर था, जिसकी कोई अनसर्टेनिटी ही नहीं थी, हमें नहीं पता था कैसा हो जाएगा। अर्थक्वेक्स हैं। तो इस तरह के तमाम इंसिडेंट्स जो कि नेचुरल डिजास्टर होंगे, उन उनकी वजह से हमारे बिजनेस, ये अब हमारे देखिए बिजनेस नेचर है। मेरा बिजनेस कराची में है। मेरे यहाँ के क्लाइमेट के हवाले से क्या क्या खतरात हैं जो मेरे बिजनेस को डिसरप्ट कर सकते हैं। हमारे पास अर्थक्वेक की फ्रिक्वेंसी बहुत रेयरली है कराची की, ठीक है। तो अर्थक्वेक हम कह देंगे कि इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत लो है। हमारे पास रेनफॉल है। अच्छा, रेन का ये है कि इतनी फ्रिक्वेंटली कराची में रेन्स नहीं होती, लेकिन अगर होती हैं तो उनकी यानी प्रोबेबिलिटी तो कम है, लेकिन उनका इम्पैक्ट जो है वो बहुत सीवियर है। कि अगर हो जाती है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती है। कम्युनिकेशन लिंक्स नहीं काम कर रहे होते। फिर फ्लड का कराची में जो है वो इस तरह से नहीं है। फिर फायर की, तो हम उस ज्योग्राफिक लोकेशन में जहाँ हम बिजनेस कर रहे हैं, वहाँ की ज्योग्राफिक लोकेशन के हिसाब से हम देखते हैं कि हमें जो नेचुरल डिजास्टर है वो कितना इम्पैक्ट कर सकते हैं। उसकी बेसिस पे हम अपनी, जो आपने बात की थी ना, कैलकुलेशन करेंगे। जो हमने कहा था कि एक जो बात कर रही हूँ मैं उस आपसे इस वक्त, वो आपको समझ आ रही होगी। मैं दो चीजें बात कर रही हूँ। एक तो उसके इम्पैक्ट की बात कर रही हूँ कि उसका इम्पैक्ट कितना होगा, सीवियर होगा या इतना नहीं इम्पैक्ट करेगा, लो मीडियम हाई की बेसिस पे होगा। और उसकी फ्रीक्वेंसी की बात कर रही हूँ, प्रोबेबिलिटी की बात कर रही हूँ कि उसके अक्रेंस के चांसेस कितने होंगे भी या नहीं होंगे। तो हम इस तरह से हम रिस्क को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। दूसरा आ गया अनइंटेंशनल। अब अनइंटेंशनल में भी फायर है, जो है वो वाटर है, बिल्डिंग डैमेज है, यूटिलिटी सर्विस या इक्विपमेंट का फेलियर है। अब जो इक्विपमेंट नहीं चलना या एकदम से रुक जाता है, जैसे हमारा कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे लास्ट टाइम, तो थोड़ा कनेक्टिविटी में, या अभी जो हमारे साथ बच्चियां कनेक्ट होना चाह रही थी उनकी कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम हो रही थी। तो वो जो थी वो क्या था, वो इक्विपमेंट का फेलियर था। इक्विपमेंट नहीं है तो कम्युनिकेशन का फेलियर था, इंटरनेट का फेलियर था। तो वो इंटेंशनल तो नहीं था ना, वो अनइंटेंशनली आपकी सर्विस में डिस्ट्रप्शन आ रही थी। फायर की बात करते हैं, आपने देखा होगा अक्सर होता है कि इलेक्ट्रिसिटी वायर्स की वजह से भी आपके पास जो है ना फायर के बड़े केसेस आ जाते हैं। आग लग जाती है बिल्डिंग्स में, क्या होता है, इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट हो गया और उसकी वजह से हो गया, ठीक है। इसीलिए अब इसका देखिए, ये एक रिस्क है कि आपका हो जाएगा। आपको लैब्स में कहते होंगे कि आप लोगों ने खाना पीना नहीं है, आपको कहते हैं ना खाना पीना नहीं है, बिस्किट गिरेगा, वहां पे कॉकरोचेस जी 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 वगैरह जी आएंगे। प्रिवेंशन। हाँ, तो वो आप वो आप रिस्क के अगेंस्ट ही कंट्रोल लगा रहे हैं ना, कि आपने वहाँ सफाई का ख्याल रखना है, क्योंकि आप नहीं रखेंगे तो जानवर आएंगे, कोई तार काट जाएगा। या आपको एक मैं बड़े मजे की बात बताऊं, कि जब हम कभी, ये जो क्लीन डेस्क पॉलिसी होती है कि आप अपने डेस्कटॉप साफ रखने हैं या जो इक्विपमेंट्स वगैरह, तो मजे की बात ये है कि आई एम नॉट सो वेरी मच श्योर, लेकिन मैंने ये सुना है और इट सीम्स क्वाइट ऑथेंटिक कि जब भी आप कुछ खाते पीते हैं तो आपने देखा होगा सबसे पहले जो है ना वो कॉकरोचेस आ जाते हैं। कहीं भी कुछ गिरता है तो आपने देखा सबसे पहले आने वाली जो जी चीज जी होती है, जी जो आपको नजर जी आते जी हैं, जी वो मैं उनको बेग साहब कहती हूँ, और मैं कहती हूँ बेग साहब अपनी एंट्री दे देते सबसे पहले। और उनके आने से होता क्या है कि मैंने ये सुना है, आई डोंट नो इट्स ऑथेंटिक और नॉट, कि कॉकरोचेस में से आपका जो है वो करंट पास हो जाता है। तो इफ ही इज समवेयर जहां से आपका सर्किट होने, क्रॉस सर्किट जो आपका होने का खतरा हो, और वहां पे ये बेग साहब आ जाएं, तो आपका फिर क्या होगा, फिर जो है वो हादसा होगा। तो ये जो है जैसे वो
डस्ट से भी हो जाता है ना, जैसे कार्बन आ जाता है, उससे बिल्कुल भी ऐसे शॉर्ट सर्किट। बिल्कुल ऐसे ही हो जाता है, इसीलिए हम सफाई का ख्याल रखते हैं। तो ये जो होने का होता है, आपने खाया पिया, वो आपने ठीक है, आपको भूख लग रही थी, बट आपका इंटेंशन नहीं था इस लॉस का, और वहां पे पता है शॉर्ट सर्किट हुआ। उसके बाद जो फायर का मसला शुरू हुआ, और आपके पास फायर से निपटने के फौरी फौरी इकदाम करने के लिए चीजें मौजूद नहीं थी। तो फिर क्या हुआ, फिर उसके उसकी वजह से होता है कि फायर बढ़ती चली गई, आपका इंसिडेंट का जो सीवियरिटी थी वो बढ़ती चली जाती है। सो इन दैट केस आपकी इंटेंशन आग लगाने की नहीं थी, बट आपकी जो थी ना, आपके क्योंकि एटीट्यूड अप्रोप्रिएट नहीं था, आपने उस पर ध्यान नहीं दिया, तो उसकी वजह से एक इशू हो गया। या आप किसी बिल्डिंग में कहें कि पानी की जो है वो लीकेज शुरू हो गई, और उस पे किसी ने ध्यान नहीं दिया, एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने ध्यान नहीं दिया, वो करते करते जो है वो पानी जाते जाते लैब्स में चला गया, और लैब्स की नीचे से वायरिंग को उसने खराब कर दिया, थिंग्स लाइक दैट। तो ये जो चीजें होती हैं वो क्या होती हैं, आपने इंटेंशनली कुछ नहीं किया, लेकिन अनइंटेंशनली वो आपके लॉस का बाइस बन गए। तो ये फैक्टर भी एक हमारे थ्रेट में आता है। तो हमने ये कहा था ना कि इट्स अ वल्नरेबिलिटी इनटू थ्रेट्स बिकम आ रिस्क। तो हम हर चीज, हर फैक्टर्स को, अब आपको ये नजर आ रहा है कि थ्रेट कितनी तरह के थ्रेट हैं इसकी उस पे, तो जो आपका रिस्क रजिस्टर बन रहा होगा उस पे कितनी सारी चीजें आ रही होंगी, और हर हर चीज को आपने देखना है, और उसके अगेंस्ट जो है आपने अपनी ऑब्जर्वेशन बनानी है। तो इसी तरह से अब आगे आप देखें, थर्ड पे हमारे पास आ रहा है इंटेंशनल फिजिकल। अब इंटेंशनल में आपको बॉम्ब नजर आ रहे हैं, फायर नजर आ रहा है, वाटर नजर आ रहा है, थेफ्ट नजर आ रहा है, रॉबरी होती है। इसके अलावा डिसग्रंटल एम्प्लॉयज होते हैं, उन्होंने अपना बदला लेना है, रिवेंज लेना है। आप जो है वो यूनिवर्सिटी से नाराज हो गए, ऐसा करिएगा नहीं, इट डजंट सीम्स नाइस, लेकिन आप अपनी यूनिवर्सिटी में जो है वो हंगामा राई कर सकते हैं, कुछ नहीं है, बाहर बैठ जाएंगे कि नहीं हम तो जी हम तो जो है एहतजाज कर रहे हैं, विच इज़ वेरी कॉमन नाउ अ डेट, बट इट्स नॉट द वे। तो ये जो इंटेंशनल है, ये क्या कर रहे हैं, अब जब अगर आप इस तरह से कोई हरकत करेंगे, खुदा ना खास्ता अपनी यूनिवर्सिटी के सामने बैठेंगे, एहतजाज करेंगे, या यूनिवर्सिटी में कोई डैमेजेस करेंगे, तो इससे क्या होगा, आपकी यूनिवर्सिटी की रेपुटेशनल स्टेक पे आ जाएगी। और अगर आप यूनिवर्सिटी के साथ साथ आपकी रेपुटेशन भी स्टेक पे आएगी, यानी कि फिर लोग कहेंगे कि यार यहाँ के जो स्टूडेंट हैं जीसी के, वो तो जी पढ़ने पे ध्यान नहीं देते, वो जो है वो बाकी दूसरी सारी एक्टिविटीज पे करते हैं। तो अब आपका ये जो है, ये आपका और आपका ये था कि मैंने जो है ना वो रेपुटेशन इनकी डैमेज करनी है, इन्होंने मेरे साथ फना जो है ना कोर्स में जो है ना अच्छे मार्क्स नहीं दिया, इन्होंने मेरे साथ ज्यादती की है। तो इररिस्पेक्टिव ऑफ द वे इट्स राइट और रॉन्ग, अगर आप ऐसा कुछ करते हैं तो इट्स एन इंटेंशनल डिसीजन, आप फिजिकली कुछ आप डैमेज। तो एक होते आपके पास आ गया नॉन फिजिकल्स में, आप फ्रॉड कर रहे हैं, आप जासूसी कर रहे हैं, आप हैकिंग के थ्रू कर रहे हैं, इम्पर्सोनेशन जिसे आइडेंटिटी थेफ्ट कहते हैं, कि आप जो है यूनिवर्सिटी का कोई बंदा बन के जो है आपने फेसबुक पे अकाउंट बना लिया कि मैं जीसी यूनिवर्सिटी में हूँ और मैं जो हूँ एडमिशन करा रहा हूँ, आप मेरे अकाउंट में पैसे जमा करा दें, मैं जीसी में फला फला कोर्स करा रहा हूँ ना, आप मेरे अकाउंट में पैसे जमा करा दें। तो ये आपने आइडेंटिटी थेफ्ट की है। आइडेंटिटी थेफ्ट के लिए जैसे कि बहुत ज़रूरी है, मैं एलैबोरेट कर ही देती हूँ यहाँ पे, कि आप किसी बंदे को टारगेट करते हैं जो आपको पता होता है कि ये बंदा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे हम इसमें कहते हैं रजिस्ट्रेशन आपका जो होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालता है। हम एक नाम ले लेते हैं असलम साहब में, जो आपकी यूनिवर्सिटी की तमाम रजिस्ट्रेशंस जो हैं उनको हैंडल करते हैं। असलम साहब की तस्वीर भी हमने निकाल ली और हमने फेसबुक पे एक अकाउंट बना लिया, जस्ट एग्जैक्टली असलम साहब की जितनी सारी डिटेल थी उसके साथ हमने बना लिया, और अब हम वहाँ पे कह रहे हैं कि हम जहाँ एडमिशन ले रहे हैं, आप इस अकाउंट में हमें एक्स अमाउंट ऑफ नंबर जो है उन्हें डिपॉजिट करा दें और आपको मिल जाएगा, और आप उस पर डिस्काउंट भी दे दें, आने तो आप ही के पास है ना सारे पैसे। तो इस तरह की एक्टिविटी भी कर सकते हैं, ये इम्पर्सोनेशन कहलाता है। इसे हम जो एक्टिविटी है वो इम्पर्सोनेशन कहलाती है, और जो आपके पास रिस्क होता है वो आइडेंटिटी थेफ्ट का होता है, कि आपकी आइडेंटिटी को कोई जो है वो चुरा के अपनी आइडेंटिटी बना के कोई फ्रॉड कर रहा होता है, या कोई एक्टिविटी मैलिशियस एक्टिविटी कर रहा होता है। इसके अलावा सोशल इंजीनियरिंग है,
फिशिंग अटैक हैं, डिनायल ऑफ सर्विस अटैक्स हैं, ये सारे अटैक्स हम इंशाल्लाह आगे की क्लासों में हम इनको 3rd और 4th वीक में हम इंशाल्लाह कवर करेंगे कि कौन-कौन से टाइप के अटैक्स होते हैं और उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि हमारे पास थ्रेट की कैटेगरीज़ हमने अभी 4 में अगर डिवाइड किया है, तो वो 4 ही इतने सारे हैं कि ये तो हमारे पास 30 नंबर ऑफ थ्रेट्स आ गए तो हमारा रजिस्टर कितना बड़ा बनेगा। फिर इसके साथ हमारे पास वल्नरेबिलिटीज़ आ जाती हैं कि क्या-क्या वल्नरेबिलिटीज़ हो सकती हैं और थ्रेट और वल्नरेबिलिटी आपस में जो मिलती हैं तो फिर कितना बड़ा रिस्क बनाती हैं। अच्छा जी, हमारे पास अब आ गई हैं अ, वल्नरेबिलिटीज़ की एग्ज़ाम्पल्स। तो हमारे पास वल्नरेबिलिटीज़ में क्या-क्या है? हमारे पास जो है एक वीकनेस हो सकती है कि डिफेक्टिव सॉफ्टवेयर है। हमने कॉन्फ़िगरेशन सही नहीं की है इक्विपमेंट की, हम उसे सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रहे, हम जो है या तो हम रिसोर्सेज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, वो उनको पता ही नहीं है। अब एक मोबाइल फ़ोन आप एक ऐसे बंदे को दे दें जिसको कुछ पता ही ना हो कि उसके फ़ंक्शन क्या-क्या हैं, तो वो उसका एप्रोप्रिएट यूज़ ही नहीं कर सकेगा। हो सकता है उसमें इंटरनेट कनेक्शन भी हो और उसको इस्तेमाल करना ना आता हो और उसपे कुछ जो है वो बहुत ही जो है ना कॉन्फिडेंशियल किस्म का डेटा हो, बट बिकॉज़ ऑफ इंटरनेट कनेक्टिविटी और उसको पता ही नहीं है, उसे तो यूज़ करना नहीं आता। कनेक्टिविटी बन गई और समबडी स्टील दैट कॉन्फिडेंशियल डेटा, तो उस केस में क्या होगा कि बंदे को पता ही नहीं था। तो आप इसीलिए लोगों को ट्रेन करते हैं। जैसे कि मुख्तलिफ ऑर्गेनाइज़ेशन में जो एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ समझाई जाती है, वो होती है कि आपने सिक्योरिटी का ख़्याल रखना है। आपने अपना पासवर्ड जो है, उसकी लेंथ है, उससे कम नहीं रखना। क्योंकि अगर वो गैस हो जाएगा, तो आपका अकाउंट कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है। आपने अपना अकाउंट लॉक करना है। और जो लोग ये फ़ॉलो नहीं करते, जो हैकिंग के थ्रू जाते हैं, तो एवेन्यूज़ होते हैं, जिसके थ्रू हैकिंग की जाती है। तो ये जो वीकनेसेस होती हैं, इसी को थ्रेट के साथ कंबाइन करके इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आइडेंटिटी थेफ्ट है, एक इनसफिशिएंट स्टाफ है, उसको पता ही नहीं है, उसी की तो आइडेंटिटी थेफ्ट हो गया था, उसी की तो आइडेंटिटी छुपा ली, इसलिए कि उसको पता ही नहीं कि इस्तेमाल कैसे करना है। तो उसको पता ही नहीं कि मैं कभी फेसबुक पे जाके देखूँ भी कोई मेरी भी आईडी जो है उसने फेक बनाई हुई है, बिकॉज़ ही नेवर लॉग इनटू फेसबुक, उसको पता ही नहीं है, लेकिन उसकी आईडी भी बनी हुई है। तो इस तरह की भी चीज़ें हो सकती हैं। सो फार सो गुड? मैम जी बेटा। आपने क्या अभी क्या पूछा? मैंने कहा अब अभी तक को सब समझ में आ रहा है? अभी तक कोई जी, ऐसी चीज़ें मैम जी, क्लियर है। ठीक है। इसके अलावा जो है वो सिक्योरिटी या मेंटेनेंस, वो जैसे अभी मैंने चॉइस ऑफ पासवर्ड आपको बताया था, या आप कोई ऐसी चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं जो टेस्ट ही नहीं हुई हुई, तो उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, बीटा वर्ज़न इस्तेमाल कर रहे हैं, या एक-एक चीज़ को बार-बार कर रहे हैं, तो ये जो है जो चीज़ें हैं ये वीकनेसेस में आ जाती हैं। मैं अपना लेक्चर यहीं पे एंड कर रही हूँ, ठीक है? और इसके बेसिकली बाद हाँ, बेटा बोलिए। मैम बेसिकली ये हो रहा है ना कि मतलब जैसे अब कोई भी एक हमारा वल्नरेबिलिटी है, तो हुँ। वो मतलब थ्रेड्स की चारों टाइप्स के साथ मतलब मल्टीप्लाई, जैसे मल्टीप्लिकेशन का वहाँ पे साइन था ना, तो वो हुँ। चारों टाइप्स के साथ मल्टीप्लाई होके इस तरह हमारे रिस्क का रजिस्टर बनता है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। मैंने कहा ना रिस्क रजिस्टर में सबसे पहले आपकी लाइन बनी होगी, जो एक कॉलम होगा वो तमाम रिस्क लिख रहे होंगे हम, और उसमें जो है तमाम के तमाम, फिर उसके आगे कॉलम में तमाम थ्रेड्स लिख रहे होंगे, और उसके साथ हम एक कॉलम में वल्नरेबिलिटी लिख रहे होंगे, और उनके कॉम्बिनेशन से जो हमारे पास इम्पैक्ट आ रहा है, जो रिस्क आ रहा है, जो रिस्क वाला कॉलम है ना, वो उसके कॉम्बिनेशन के बाद ही हम बता रहे होंगे कि रिस्क क्या आ रहा है। हम लोग बना रहे होंगे कि ना क्या वल्नरेबिलिटी है, फिर उसके अगेंस्ट थ्रेट क्या है, और उसके अगेंस्ट रिस्क क्या आ रहा है। तो रिस्क रजिस्टर में ये पूरी कंप्लीट डेफिनेशन लिखी हुई होती है। जी, ठीक है मैम। अच्छा, मुझे आप जल्दी-जल्दी से रिकैप करा दें क्या-क्या हमने आज जो है वो पढ़ा है? मैं तो भूल भी गई क्या पढ़ाया आज। जल्दी-जल्दी मैम रिकैप बेसिकली करा ना दें। आपने रिस्क से स्टार्ट किया था, वो बेसिकली हमारा नेगेटिव इफेक्ट होता है जो हमें कोई भी लॉस करवा सकता है। जैसे हुँ, आपने एक प्रोग्रामर की आपने अपनी एग्जांपल दी थी कि आपका प्रोग्रामर जब कंपनी लीव कर गया था। हुँ, इसी तरह जैसे हमारे पास लैक ऑफ कंस्ट्रक्शन मटेरियल की भी इसमें एग्जांपल आ जाती है। हुँ, और बेसिकली ना जो हमारा साइबर सिक्योरिटी में देखें ना, तो हमारा रिस्क होता है वल्नरेबिलिटी इनटू थ्रेट होता है बेसिकली। हुँ, हुँ, और उसके बाद आपने हमें रिस्क मैनेजमेंट के बारे में बताया था कि रिस्क मैनेजमेंट क्यों इम्पोर्टेंट है, उसके पॉजिटिव इवेंट्स के बारे में। हुँ, और उसके बाद फिर
हमारा आ गया था, आपने रिस्क रजिस्टर के बारे में बताया था कि बेसिकली आपने ये भी बताया था कि रिस्क हमारा ना एक कंटिन्यूस प्रोसेस है जो मुसलसल चल रहा होता है। हम्म और फिर उसके बाद रिस्क की आइडेंटिफिकेशन के बारे में कहा था, और फिर आपने रिस्क प्रोसेस जी मैडम, तो इसके बाद हमने रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस के बारे में अच्छा, पढ़ा सारे के कि सारे जवाब जो हैं वो उमर और रहीम ने देने हैं। अब आवाज भी पहचान रही हूँ मैं, पहले उमर थे और अब रहीम है। मैम मैं भी दे रहा था साथ साथ, आपने शायद मेरी आवाज़ को आइडेंटिफाई। अच्छा, अभी कौन है ये, इमरान है? जी जी, इमरान बात कर रहा जी, इमरान यूसुफ। नहीं, मैं कह रही हूँ कि हूँ। जी जी सिर्फ हमारे पास 3 ही बच्चे हैं, बाकी कोई भी नहीं है, खवातीन में से कोई भी नहीं बोलेगा? मैम, वो जन्नत ने और दूसरों ने वो एक दूसरे लिंक से ज्वाइन किया हुआ था, आई थिंक, पता नहीं वो अभी भी ऑनलाइन है अभी। ऑनलाइन है लेकिन हमें सुन रही है नहीं सुन रही, ये समझ नहीं आ रहा। नहीं मैम, मैम वो ना मैंने लेट ज्वाइन किया था थोड़ा। अच्छा, तो ठीक है। आप आपने आज आज की क्लास में लेट तो ज्वाइन किया, लेकिन आपने क्या क्या अब तक आपने क्या समझ में आया, कुछ बताएं। मैम जब मैंने ज्वाइन किया था तो आप थ्रेड्स का बता रही थी, हम्म और मतलब थ्रेड्स की डिफरेंट टाइप्स थी। अच्छा, चले। अच्छा इमरान, आप बताएं, आप क्या बता और रहे थे? मैम जब मैंने ज्वाइन किया था तब आप वो रिस्क असेसमेंट और रिस्क मैनेजमेंट का बता रही थी कि वो क्या होता है, और उसका सारा फ्लो चार्ट दिखा रही थी। अच्छा, चले चले हम इमरान से सुनते हैं, इमरान क्या बता रहे हैं। मैम ये आपने सबसे पहले तो हमें थ्रेट्स जो था ना, मतलब रिस्क में कोई भी अगर एक्सटर्नल और इंटरनल जो थ्रेट्स होती हैं, आपने उनके बारे में बताया था कि जो थ्रेट्स होती हैं उनके बारे में हम्म टाइप्स आपने थ्रेट्स की मैं बताई थी कि थ्रेट्स की जो टाइप्स हो सकती हैं, उसमें सबसे पहले जो थी वो नेचुरल हो सकती है, उसके बाद बाकी मतलब अनकन्वेंशनल हो सकती है, और इंटेंशनल। हाँ हाँ, सुन रही हूँ, बोलिए। जी मैम, नेचुरल हो सकती है, और उसके बाद इंटेंशनल हो सकती है, उसके बाद बाकी जो है एक्सटर्नल जो इन्वायरमेंट होता है उसका भी बहुत ज़्यादा जो इम्पैक्ट होता है, वो उससे भी मतलब हम लोग जो है वो। अच्छा जन्नत, ज़ैनब और मनाहिल, हमने एक छोटा सा असाइनमेंट भी आपको दिया है जो कि ड्यू हो रहा है थर्सडे बिफोर क्लास। तो वो आप अपने जो है ना वो जो साथी हैं, क्लासमेट्स हैं, आप उनसे ज़रूर कंसल्ट कर लीजिएगा कि वो क्या है। मैं आपको ईमेल भी कर दूंगी वो स्पेसिफिक स्लाइड कि उसमें क्या है असाइनमेंट। Yes, ma'am, they have shared the picture with us of the assignment. हाँ। हम्म PDCA के बारे में बताना है और रिस्क असेसमेंट साइकिल बेस्ड ऑन PDCA साइकिल। तो वो आपको मैं ईमेल कर दूंगी। और आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी भी पॉइंट में कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा था, फील फ्री टू आस्क मी। यू कैन ड्रॉप मी SMS, यू कैन ड्रॉप मैसेज ऑन द ग्रुप, यू कैन ईमेल मी। आइदर वेज आप जो है वो मुझसे पूछ सकती हैं। हमारा पर्पस यहाँ पे नॉलेज गेन करना है, जो हम आसान लफ्ज़ों के साथ जितना बेहतर हम आपस में कम्युनिकेट करके समझेंगे ना, उतनी चीजें बेहतर समझ में आएंगी। अदरवाइज हम इस कोर्स से बेनिफिट नहीं उठा सकेंगे, ठीक है? तो फील फ्री टू आस्क। जितना आप सवाल पूछेंगे आपके लिए भी अच्छा है, और मुझे भी खुशी होगी कि आप इंटरेस्ट ले रहे हैं। आई एम ट्राइंग टू कीप इन्वायरमेंट लाइक बड़ी वेरी फ्रेंडली, ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो, आप कंफर्ट जोन में रह के आप चीजें लर्न कर सकें। आई होप आई एम एबल टू मैनेज दैट। ठीक है। सो आज की हम क्लास यहीं पे एंड कर रहे हैं। इंशाअल्लाह हम थर्सडे को मिलेंगे और उस दिन लैब भी होगी, और फिर हम फर्दर जो यहाँ रिस्क मैनेजमेंट का टॉपिक बचा हुआ है वो हम वहाँ पे भी करेंगे, और लैब को भी कोशिश करेंगे कि आपको कंडक्ट करा दें, ठीक है? मैम ये जो स्लाइड आज हम लोगों ने की है, ये फिर हमें मैं बिल्कुल आपको जो हूँ वो जो ग्रुप मैंने उस क्लाउड पे जो बनाया है वर्चुअल फोल्डर, मैं उसमें बिल्कुल कर दूंगी, ताकि आप यहाँ से जो टॉपिक्स हैं उसको कर सकें। बट एक चीज़ और भी मुझे कहनी थी कि जो कुछ मैं बोल रही होती हूँ, जैसे एग्जाम्पल मैं दे रही होती हूँ ऑन स्पॉट, हम एक कॉन्सेप्ट को ले रहे होते हैं, क्वेश्चन आंसर कर रहे होते हैं, डू टेक नोट्स। क्योंकि वो चीज़ें ऐसी हैं, जो कुछ मैंने यहाँ पे आपको ज़बानी भी बताया है, समझाया है, एग्जाम्पल दी है, दैट विल बी पार्ट ऑफ योर फाइनल एग्जाम्स। तो ऐसा नहीं है कि वो इससे अलग होगा, तो इसलिए आप अपने नोट्स ज़रूर बनाएंगे कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। मेरे जो एग्ज़ाम्स होते हैं वो रट्टा वाले नहीं होते, चाहे मैं कोई भी कोर्स पढ़ा रही हूँ।
और जस्ट गिव मी अ मिनट। जी, जो मेरे आपको मैं अपने एग्ज़ाम्स के तरीक़ेकार बता रही थी, वो दे ऑल आर बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट्स वी लर्न इन द क्लासरूम। तो इसलिए आप नोट्स बनाइए, मुझे बिल्कुल याद रहता है मैंने क्या पढ़ाया, और याददाश्त के मामले में बहुत अच्छी हूँ मैं, मुझे याद रहता है मैंने क्या पढ़ाया था, कौन-कौन से टॉपिक्स थे, कौन-कौन सी एग्ज़ाम्पल्स थी। तो आप लोगों ने वो सारे नोट डाउन करके रखने हैं, ताकि अगर आपसे जब क्वेश्चन किया जाए तो आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों। अगर किसी क्वेश्चन का वन लाइनर आंसर है, मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगी कि आप मुझे एक-एक पेज के जवाब लिख के दें। मुझे सिर्फ़ कॉन्सेप्ट्स चाहिए कि आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, क्योंकि आपने फ़ील्ड में जाके आज जितने बेहतर आपके कॉन्सेप्ट्स होंगे, उतने अच्छे आप प्रोफ़ेशनल बनेंगे। रट्टे वाली कोई चीज़ नहीं है, ठीक है? तो प्लीज़ इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि आपने नोट्स बनाने हैं, पार्टिसिपेट करना है, और जो है वो क्वेश्चन बहुत सारे करने हैं, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग बना सकें। ठीक है? चलें, गुड लक फॉर द असाइनमेंट, और इंशाल्लाह फिर हम मुलाकात करते हैं थर्सडे को। थैंक यू मैम, थैंक यू। यू आर मोस्ट वेलकम। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।